जय हिंद दोस्तों। आज झारखंड के कुछ महत्वपूर्ण करंट अफेयर को देखेंगे और पूरा विस्तार से समझने का प्रयास करेंगे। बहुत सारा एडिशनल फैक्ट भी लिया गया, बस चीज़ों को अच्छे से देखिएगा, समझते चलिएगा और लिखते भी चलिएगा। आप चाहे कोई भी एग्जाम झारखंड में देंगे तो यहाँ से बहुत अच्छा क्वेश्चन देखने को मिलेगा। चाहे आप जेपीएससी दे, जेएसएससी का एग्जाम दे, झारखंड पुलिस, उत्पाद पुलिस, फील्ड वर्कर, कोई भी एग्जाम देंगे तो यहाँ से बहुत अच्छा क्वेश्चन देखने को मिलेगा। अगर आप हमारा टेलीग्राम चैनल से नहीं जुड़े होंगे तो विकास सिंगल ऑफिशियल के नाम से टेलीग्राम चैनल है, जाकर जुड़ जाइएगा, क्योंकि सवेरे जो क्लास आता है उसी का शाम का टेस्ट होता है। ठीक है, तो पूरी तरीक़ा से वहाँ टेस्ट दे सकते हैं। बहुत सारा एडिशनल जो है कुछ इंफॉर्मेशन दिया जाता है और कुछ पीडीएफ भी वहाँ दिया जाता है, तो जुड़ जाइएगा। नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है। तो चलिए एक एक क्वेश्चन को हम पूरा विस्तार से समझते चलते हैं। चलिए फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं जो बहुत महत्वपूर्ण रहेगा। हाल ही में चर्चे में रहे प्रभात महतो का संबंध निम्नलिखित में से किस नृत्य से है। अभी चर्चे में रहे प्रभात महतो, इनका संबंध किस नृत्य से है? तो याद रखना है सी नंबर ऑप्शन होगा, पाइका नृत्य से है। ठीक है, पाइका नृत्य से प्रभात महतो का संबंध है। अब ये क्यों चर्चे में रहे हैं ये जानना बहुत जरूरी है। ठीक है, देखिए प्रभात महतो जो है इनका संबंध पाइका नृत्य से है और एक छौ नृत्य से भी है। ठीक है, लेकिन छौ नृत्य से यहाँ पर संबंध नहीं बताया गया है, इसलिए क्योंकि जो अभी जापान में यहाँ पर वर्ल्ड एक्सपो का आयोजन हो रहा है। ठीक है, जापान में वर्ल्ड एक्सपो का आयोजन 13 अप्रैल से 19 अप्रैल 2025 तक होगा। वहां पर इनको सेलेक्ट किया गया है, सिलेक्शन किया गया है किसके लिए? तो पाइका नृत्य के लिए किया गया है, इसीलिए हम यहाँ पे पाइका नृत्य ऑप्शन में दिए हैं। ठीक है, लेकिन इनका संबंध जो है छौ नृत्य से भी है और पाइका नृत्य से भी है, याद रखिएगा। ठीक है, देखिए यहाँ पे पूरे देश में 25 कलाकारों का चयन किया गया है और ये चयन जो है संगीत नाटक अकादमी के द्वारा किया गया है। इसमें से झारखंड का एक कलाकार का चयन हुआ है जिनका नाम है प्रभात महतो। ठीक है, सरायकेला खरसावां से आते हैं, तो याद रखिएगा बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है, क्योंकि पूरा देश से जो है 25 का सिलेक्शन हुआ है कलाकारों का, उसमें से झारखंड के एक कलाकार यही हैं। कौन? प्रभात महतो, जो गए हैं कहाँ पे जाएंगे? तो ये वर्ल्ड एक्सपो में भाग लेने के लिए जापान जाएंगे। ठीक है, तो ये थोड़ा सा दिमाग में रखना, अच्छा क्वेश्चन यहाँ से बन सकता है। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए पाइका का बात आया और पाइका के साथ साथ जो है छऊ का भी बात आया, तो थोड़ा थोड़ा दोनों पर बात यहाँ पे करेंगे। देखिए पाइका नृत्य जो है वो इम्पॉर्टेंट है, इसका क्या क्या पूछा जाता है और ये एग्जाम में अच्छा क्वेश्चन बनता है। यहाँ से झारखंड का कोई भी एग्जाम देंगे तो यहाँ से बहुत अच्छा क्वेश्चन बनेगा। देखिए पाइका का अर्थ क्या होता है? तो पैदल सैनिक। ठीक है, पैदल सैनिक पाइका का अर्थ होता है। देखिए यह नृत्य जो है ओजपूर्ण तरीका से किया जाता है। ओजपूर्ण का मतलब समझे, पूरा तरीका से आक्रामक होकर, मतलब ऐसा लगेगा कि कोई नृत्य नहीं कर रहा है, लड़ रहा है। ठीक है, पूरा तरीका से तलवार उलवार लेकर के लड़ रहा है, ऐसा लगेगा। इसको कहते हैं ओजपूर्ण तरीका से, पूरा अपना शरीर को एकदम पूरा तरीका से उछला उछला करके करता है लोग, तो यही है ओजपूर्ण तरीका से करना। ठीक है, पूरा झिंझकोर करके करना, गौवा में इसको बोलता है झिंझकोर करके करना। ठीक है, तो वही होता है ओजपूर्ण तरीका से यह नृत्य किया जाता है। ठीक है, और ये जो है सैनिक वेशभूषा में किया जाता है, तो इसका पैदल सैनिक तो इसका अर्थ ही होता है, तो सैनिक वेशभूषा में किया जाता है यह नृत्य, याद रखना है। इसमें देखा जाए तो जो नर्तक होते हैं रंग बिरंगे झिलमिलाती कलगी लगी हुई या मोर पंख लगा हुआ जो पगड़ी होता है वो इसमें बांधते हैं। ठीक है, ये भी थोड़ा ध्यान में रखना है, यहाँ से पूछा गया है क्वेश्चन। ठीक है, इस तरह से लिखा गया स्टेटमेंट और पूछा गया है कि कौन सा नृत्य से संबंधित है। ठीक है, याद रखिएगा। ठीक है, इसके बाद आगे यहाँ पर बात करें तो ये इंपॉर्टेंट है कि यह पुरुष प्रधान नृत्य है। जिस तरह से झारखंड में एक नटुआ किया जाता है वो भी पुरुष प्रधान है, इसी तरह से जो है ये पाइका एक पुरुष प्रधान नृत्य है, याद रखना है। ठीक है, सैनिक वेशभूषा में इसको किया जाता है। यह नृत्य देखा जाए तो मुंडा जनजाति में सर्वाधिक प्रचलित है। मुंडा जो है राज्य की तीसरी सबसे बड़ी जनजाति है, झारखंड की तीसरी सबसे बड़ी जनजाति है। पहली जो है संथाल है, पहली संथाल, दूसरा उरांव और तीसरा जो है मुंडा। ये छठी जेपीएससी में पूछा भी था कि तीसरी सबसे बड़ी जनजाति कौन है, तो ये मुंडा है। ठीक है, आदिवासी के साथ जो झारखंड में सदान है उसमें भी ये प्रचलित है, लेकिन जो है सर्वाधिक जो प्रचलित है वो मुंडा जनजाति में है, याद रखना है। ठीक है, डॉक्टर रामदयाल मुंडा का नाम सुने होंगे, तो डॉक्टर रामदयाल मुंडा जो है इसका नेतृत्व किए थे और इसका मंचन किए थे कहाँ पे? तो याद रखेंगे 1987 ईस्वी में। ठीक है, याद रखेंगे यहाँ पे 1987 ईस्वी में ये भारत महोत्सव जो रूस में हुआ था, यहाँ पर इसका मंचन किए थे और यहाँ से बहुत ज़्यादा ये प्रसिद्धि प्राप्त किए थे। ठीक है, कौन?
रामदयाल मुंडा। तो ये भी क्वेश्चन पूछा जाएगा कि भारत महोत्सव कब हुआ था, तो 1987 में। उसका मंचन किसने किया था, तो रामदयाल मुंडा ने। और ये कौन सा नृत्य था, तो पाइका था, याद रखना है। और ये रामदयाल मुंडा हो गए। और इसके बाद जो है अभी यहाँ पर हम लोग जो पढ़े, जो इंपॉर्टेंट रहेगा, जहाँ से पक्का क्वेश्चन बनेगा, ठीक है, प्रभात महतो। और इसके बाद जो है इसी नृत्य से संबंधित एक व्यक्ति और हैं, अशोक कश्यप, ठीक है, अशोक कश्यप। ये 3 व्यक्ति का नाम जरूर याद रखिएगा। मतलब किससे संबंधित है, तो ये पाइका नृत्य से संबंधित है। यहाँ से अच्छा क्वेश्चन बनेगा। तो ये सब एडिशनल फैक्ट कहीं ना कहीं आपसे पूछा जाएगा। करंट अफेयर के साथ मेरा उद्देश्य रहता है कि झारखंड स्टैटिक्स को भी पूरा खत्म करते चले। अगर कंटेंट अच्छा लगे तो एक लाइक जरूर कर दीजिएगा। इससे हमको यही समझ में आता है कि हमारे द्वारा जो कंटेंट दिया जा रहा है वो आप लोग को समझ में आ रहा है, ठीक है। तो बस आप लोग चैनल से नहीं जुड़े होंगे, जुड़ जाइएगा, क्योंकि यहाँ पर झारखंड पुलिस, उत्पाद पुलिस, फील्ड वर्कर, जितना भी जॉब कैलेंडर में दिया गया है सब का हम यहाँ पे यूट्यूब पर पूरा कराने वाले हैं। अगर आप लोग का सपोर्ट प्यार मिलेगा तो हम ये क्लास को जो है सुबह शाम कर देंगे, ठीक है। सुबह करंट अफेयर के साथ झारखंड स्टैटिक्स आएगा और शाम को जो है वो स्टैटिक्स पूरा कंप्लीट करवाएंगे। अगर आप लोग साथ देते हैं तो, अगर चैनल से जुड़ते हैं तो, ठीक है, आप लोग हौसला देंगे तो हम ये काम जरूर करेंगे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में लोकार्पित पुस्तक आदि विद्रोही तिलका मांझी के लेखक कौन हैं, ठीक है। आदि विद्रोही तिलका मांझी के लेखक कौन हैं, ये अभी हाल फिलहाल में लोकार्पित किया गया पुस्तक। तो इसके जो लेखक हैं, ए नंबर ऑप्शन होगा घनश्याम, ठीक है। घनश्याम जो है आदि विद्रोही तिलका मांझी पुस्तक के लेखक हैं, ठीक है। अभी इस पुस्तक का लोकार्पण किया गया है। तो इससे संबंधित यहाँ देख लेते हैं। देखिए, हाल ही में लोकार्पित पुस्तक जो है आदि विद्रोही तिलका मांझी का लोकार्पण किया गया, जिसका लेखक कौन है, तो घनश्याम हैं, याद रखिएगा, ठीक है। आदि विद्रोही किनको कहा जाता है, तो ये तिलका मांझी को कहा जाता है। लेकिन आदि पुरुष जो है ना, फनी मुकुट राय को कहा जाता है। फनी मुकुट राय कौन थे, तो याद रखेंगे नागवंश के संस्थापक थे। 64 ईस्वी में जो है वो नागवंश का स्थापना किया गया था। तो इसके संस्थापक कौन थे, फनी मुकुट राय थे, याद रखना है। और इनको कहा जाता है आदि पुरुष, ठीक है। लेकिन आदि विद्रोही तिलका मांझी को कहा जाता है। तो ये अच्छा क्वेश्चन बन सकता है। कुछ महत्वपूर्ण पुस्तक और उनके लेखक देख लेते हैं, यहाँ से पक्का क्वेश्चन बनता है। और ये ऐसा पुस्तक लिया गया है जो बार बार रिपीट करता है, ठीक है। तो इसको अच्छे से कर लीजिएगा। जैसे नीलोत्पल मृणाल, ये लेखक हैं, लेखक इधर लिखे हैं, लेखक हैं, ठीक है। ये नीलोत्पल मृणाल जो है लेखक हैं। डार्क हॉर्स और अवघड़, ठीक है, अवघड़, डार्क हॉर्स और अवघड़, ये पुस्तक बार बार पूछा जाता है। एक है अनुज कुमार धान, ठीक है। अनुज कुमार धान का पुस्तक है झारखंड, ये नया पुस्तक है। इसका भी लोकार्पण हाल फिलहाल में हुआ है, इसीलिए इसको अच्छे से याद रखिएगा, BBI लिख लीजिएगा, ठीक है। अनुज कुमार धान, ठीक है। अनुज कुमार धान का पुस्तक है झारखंड, नया पुस्तक है, ठीक है। इसके बाद आगे यहाँ इंपॉर्टेंट रहेगा शैलेंद्र महतो, ठीक है। शैलेंद्र महतो जो है, इनका पुस्तक है झारखंड में विद्रोह का इतिहास। झारखंड में विद्रोह का इतिहास लिखे हैं शैलेंद्र महतो। ये इंपॉर्टेंट रहेगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हमेशा पूछा जाता है, ठीक है। महुआ मांझी, ये हैं राज्यसभा सांसद हैं JMM से, ठीक है। JMM से राज्यसभा सांसद हैं महुआ मांझी। मरान घोड़ा नीलकंठ हुआ, इनका पुस्तक है, बहुत प्यारी बोलती हैं ये, ठीक है। सरयू राय लम्हों की खता, ठीक है। सरयू राय लेखक हैं ये, और अभी विधायक भी हैं, ठीक है। JDU से है, विधायक हैं, किस पार्टी से हैं आप लोग बताइएगा। ये लम्हों की खता, ठीक है, ये इनका पुस्तक है, याद रखना है। राधा कृष्ण, राधा कृष्ण का है गेंदा और गुलाब, सजला, गलपिका, गलपिका, ठीक है, गलपिका, बहुत सारा इनका पुस्तक है। लेकिन गेंदा, गुलाब, सजला और ये गलपिका बहुत फेमस है, जो पूछा जाता है, ठीक है। यहाँ पर है गजाधर महतो, गजाधर महतो का है पुटूस का फूल। तो याद रखेंगे, गजगजा करके पुटूस का फूल खिलता है, तो ये पुटूस का फूल गजाधर महतो का है, याद रखिएगा, ठीक है। तो ये एडिशनल फैक्ट जो बताए, इसको थोड़ा ध्यान में रखेंगे। अब यहाँ पे बात आया आदि विद्रोही तिलका मांझी का, तो यहाँ से भी बहुत सारा क्वेश्चन बनता है। देखिए, इनका जन्म कब हुआ था, तो इनका जन्म जो है 11 फरवरी 1750 ईस्वी को हुआ था। जन्म स्थान अगर बात किया जाए तो तिलकपुर गांव जो है सुल्तानगंज भागलपुर में हुआ था, संथाल परिवार में हुआ था, ठीक है। इनका अन्य नाम इंपॉर्टेंट रहेगा, इनका अन्य नाम क्या था, तो याद रखना है आदि विद्रोही और जबरा पहाड़िया, इन्हीं का नाम था, याद रखना है।
ये नेतृत्व किए थे तिलका आंदोलन का। तिलका आंदोलन जो है वो प्रारंभ हुआ था 1783 ईस्वी से 1785 ईस्वी तक ये चला था। ठीक है, अब ये देखिए ये क्या हुआ था इस बीच में घटना, उसको जानना भी थोड़ा ज़रूरी है। भागलपुर में जो है एक अंग्रेज अधिकारी थे क्लीवलैंड को ये अपने तीर से मार गिराए थे। मतलब छापामार युद्ध किया करते थे, छुप छुप करके मारा करते थे। छापामार युद्ध में क्लीवलैंड को मार करके ये गिरा दिए थे अपने तीर से। और ये अपना जो संदेश है वो ग्रामीणों तक कैसे पहुंचाते थे, साल वृक्ष के पत्तों पर लिख करके ये पहुंचाते थे। बाद में बोला जाता है कि जब ये क्लीवलैंड को मार दिए थे तो यहाँ पर इनको फिर से खोजा जाता है और 1785 ईस्वी में भागलपुर में बरगद के पेड़ पर लटका करके फांसी की सजा दे दी जाती है इनको। ठीक है, तो इस तरह से ये शहीद हो जाते हैं। झारखंड में शहीद होने वाले ये प्रथम स्वतंत्रता सेनानी हैं, तो ये याद रखिएगा। ठीक है, तो ये क्वेश्चन बनता है, बहुत अच्छा क्वेश्चन बनता है, याद रखिएगा। झारखंड के स्वतंत्रता सेनानियों में प्रथम जो है यही शहीद हुए थे, कौन? तो ये तिलका मांझी शहीद हुए थे, याद रखना है। ठीक है, और इम्पॉर्टेंट क्या है कि इसीलिए जो है देखेंगे तो 1991 ईस्वी में भागलपुर विश्वविद्यालय का पुनः नामांकन किया गया था और तिलका मांझी भागलपुर विश्वविद्यालय कर दिया गया था। ठीक है, अगर आप इस चैनल से नहीं जुड़े होंगे तो जुड़ जाइएगा। इसमें सामान्य अध्ययन में हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, साइंस ये सब पढ़ाने वाले हैं और करंट अफेयर जो है इंटरनेशनल, नेशनल लेवल जिस तरह से हम आपको झारखंड दे रहे हैं उसी तरह से पूरा देने वाले हैं। तो आप YouTube में सर्च करेंगे इजी फॉर स्टडी, इस तरह का लोगो दिखेगा, आप इससे जुड़ जाइएगा। यहाँ पे भी बहुत सारा क्लास आपको दिया गया है और बहुत सारा मिलेगा भी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं जो इंपॉर्टेंट रहेगा। अंतर्राष्ट्रीय आदिवासी सम्मेलन का उद्घाटन किसके द्वारा किया जाएगा? अंतर्राष्ट्रीय आदिवासी सम्मेलन का उद्घाटन किसके द्वारा किया जाएगा? तो याद रखेंगे बी नंबर ऑप्शन होगा, द्रौपदी मुर्मू के द्वारा अंतर्राष्ट्रीय आदिवासी सम्मेलन का उद्घाटन किया जाएगा। ठीक है, यह सम्मेलन का उद्घाटन जो होगा वो यहाँ पे 24 अप्रैल से होगा, 25 अप्रैल तक यहाँ पे चलेगा। बहुत जगह लिखा हुआ आपको मिलेगा कि ये 2025 में जो सम्मेलन होगा वो जमशेदपुर में होगा। ठीक है, जमशेदपुर में उद्घाटन 24 को होगा और सिलीगुड़ी जो है 25 तक जो है सिलीगुड़ी में फिर होगा। ठीक है, जो पश्चिम बंगाल में पड़ता है। तो इस तरह का मिलेगा, लेकिन आप इसको अपने से देख लीजिएगा। जब ये 24 को आयोजन किया जाएगा तो उस समय आपको पता चल जाएगा। ठीक है, देश के प्रथम आदिवासी राष्ट्रपति, मतलब महिला पुरुष में अभी तक कोई राष्ट्रपति नहीं बने थे, तो उसमें पहली जो यहाँ पे बने हैं, कोई अगर बोला जाए जनजाति तो उसमें द्रौपदी मुर्मू बनी है। ठीक है, ये याद रखना है। महिला में दूसरी हैं। ठीक है, क्योंकि प्रतिभा देवी सिंह पाटिल इनके पहले बन चुकी थी। जनजाति में महिला पुरुष में पहले जो बनी है कौन? ये द्रौपदी मुर्मू बनी है, याद रखेंगे। 24 अप्रैल को आयोजित किया जाएगा यहाँ पे। ठीक है, और यहाँ से शुरुआत होगा और अंतर्राष्ट्रीय आदिवासी सम्मेलन का उद्घाटन ये करेगी। ठीक है, याद रखना है। इस सम्मेलन में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जो है वो साल का जो पौधा को रोप करके इसका शुभारंभ करेगी। साल का पौधा मतलब समझें, सखुआ। सखुआ वही साल वृक्ष जो झारखंड का राजकीय वृक्ष है, वही साल वृक्ष को रोप करके मतलब लगा करके इसका शुरुआत करेंगे। ठीक है, तो ये भी याद रखना है, इंपॉर्टेंट रहेगा। अब बात आया द्रौपदी मुर्मू से, तो द्रौपदी मुर्मू से कुछ इंपॉर्टेंट बात जान लेना है। द्रौपदी मुर्मू जो है मयूरभंज उड़ीसा से संबंधित हैं, याद रखना है। झारखंड के लिए इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि पहली महिला राज्यपाल बनी थी और सर्वाधिक लंबे समय तक रही है, इसीलिए इनके बारे में जानना बहुत जरूरी है। देखिए, स्वतंत्र भारत में जन्म लेने वाली ये पहली जो है राष्ट्रपति है, याद रखना है। देखिए 20 जून 1958 का इनका जन्म हुआ है। 20 जून 1958 का जन्म हुआ है। हम लोग तो जो है ये 15 अगस्त 1947 को आज़ाद हुए थे। ठीक है, और इनका जन्म जो है 11 वर्ष के बाद हुआ है, मतलब आज़ादी के 11 वर्ष के बाद हुआ है और ये राष्ट्रपति भी बन गई देश का। तो प्रथम ये स्वतंत्र भारत में जन्म लेने वाली राष्ट्रपति है जो 20 जून 1958 को इनका जन्म हुआ था। मयूरभंज उड़ीसा के क्षेत्र में जन्म हुआ था। ठीक है, अगर देखा जाए तो झारखंड की प्रथम महिला राज्यपाल रही थी द्रौपदी मुर्मू, ये याद रखना है। सर्वाधिक लंबे समय तक राज्यपाल रही है, लगभग 6 साल तक ये राज्यपाल झारखंड की रही है और एकमात्र महिला राज्यपाल अभी तक झारखंड की बनी है और ये 8वां नंबर की थी। क्रम में देखा जाए तो झारखंड के राज्यपाल के रूप में ये 8वां नंबर की थी क्रम में, याद रखना है। ठीक है, वर्तमान में आप सबको पता है संतोष कुमार गंगवार जो हैं वो झारखंड के वर्तमान में राज्यपाल हैं, ये सबको पता होगा। ठीक है,
तो इसको भी थोड़ा ध्यान में रखेंगे। ये सब कहीं ना कहीं क्वेश्चन अच्छा बनने का चांस बनता है। जितना भी एडिशनल बात बताते हैं वो सामान्य अध्ययन पेपर की दृष्टि से या झारखंड जो सामान्य अध्ययन पेपर है उसके दृष्टि से इम्पॉर्टेंट है। इसीलिए सब कुछ ध्यान में रखिएगा, जहां से भी ज्ञान मिलता है लपेट लीजिएगा, ठीक है। अगर आप शाम को भी क्लास चाहते हैं सामान्य अध्ययन का, झारखंड सामान्य अध्ययन का, करंट अफेयर के अलावा भी, तो आप लोग बताइएगा, लाइक कीजिएगा और कमेंट भी कीजिएगा। हम देखेंगे कि आप लोग का प्यार सपोर्ट अच्छा मिल रहा है तो हम शाम को भी क्लास चालू कर देंगे, ठीक है। उत्पाद वाला लोगों का एग्जाम बहुत नज़दीक है, ठीक है, वो सब भी बढ़िया से पढ़िए। और दरोगा का मई में लिखा हुआ है कैलेंडर में कि मई में आ रहा है, ठीक है, और बहुत कम समय 4 महीना के बाद तुरंत जो है एग्जाम लेगा, तो आप लोग अभी से बढ़िया से पढ़िए, ठीक है। चलिए नेक्स्ट और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन देख लेते हैं। झारखंड के किस जिला प्रशासन के द्वारा प्रोजेक्ट बेटी शुरू किया गया है, ठीक है। झारखंड का कौन सा जिला है प्रशासन है जिसके द्वारा जो है प्रोजेक्ट बेटी का शुभारंभ किया गया है, तो याद रखेंगे ये देवघर, सी नंबर ऑप्शन होगा। देवघर प्रशासन के द्वारा प्रोजेक्ट बेटी जो है वो चालू किया गया। अब इसमें क्या किया जाएगा इसके बारे में हम थोड़ा सा जान लेते हैं। देखिए देवघर प्रशासन के द्वारा जो है यहाँ पर प्रोजेक्ट बेटी का शुभारंभ किया गया है। इसमें जो है बाल सुधार गृह में बच्चों को कौशल प्रशिक्षण दिया जाएगा, ठीक है। बाल सुधार गृह जो होता है जिसमें अंडर 18 साल से कम उम्र के बच्चों को रखा जाता है, तो उसमें कौशल प्रशिक्षण दिया जाएगा। देखिए यहाँ पे 15 से 18 वर्ष के जितने भी बच्चियां हैं यहाँ पर उनको जो 30 दिनों का यहाँ पे कौशल प्रशिक्षण दिया जाएगा, ठीक है, ये याद रखना है। अब यहाँ पर देवघर से क्या क्या क्वेश्चन पूछा जाता है इसको देख लेते हैं। करंट अफेयर की दृष्टि से और सामान्य अध्ययन की दृष्टि से जो देवघर से बार बार क्वेश्चन पूछा जाता है इसको यहाँ देखना जरूरी। देखिए देवघर का अन्य नाम पूछा जाएगा, इसको हरित क्यूना बोलते हैं। क्या बोलते हैं? हरित क्यूना बोलते हैं। एक सांस्कृतिक राजधानी भी बोला जाता है, भोले बाबा की नगरी भी बोला जाता है। भोले बाबा की नगरी, सांस्कृतिक राजधानी, और इसके बाद है यहाँ पे हरित क्यूना। सांस्कृतिक राजधानी पूछा जाता है कि झारखंड का सांस्कृतिक राजधानी किसको कहते हैं, तो देवघर को कहते हैं, याद रखना है, ठीक है। देखिए राज्य का पहला संस्कृत विश्वविद्यालय ये कहाँ पर है, तो ये देवघर में है। देखिए पांडे लोग जब कहाँ पे रहते हैं ज़्यादा, तो देवघर पे भाई, तो देवघर में ही संस्कृत विश्वविद्यालय होगा। रांची में खोल दिया जाएगा तो थोड़ी वहाँ पे कोई पढ़ेगा, वहाँ तो लोग इंग्लिश पढ़ता है, ठीक है। दुर्गा सोरेन विश्वविद्यालय भी कहाँ बनाने की बात कही गई है, तो ये आपका देवघर में बनेगा, ठीक है, ये याद रखिएगा। राज्य का पहला जो है लिक्विड नैनो यूरिया तरल संयंत्र जो है वो जसीडीह में यहाँ बना है, ठीक है। राज्य का पहला बोल रहे हैं, देश का पहला तो कलोल गुजरात में बना है, लेकिन ये राज्य का बोल रहे हैं। झारखंड राज्य का पहला जो है लिक्विड नैनो यूरिया तरल संयंत्र जो है वो यहाँ पर जसीडीह देवघर में लगा है। मतलब कि यूरिया जो पहले चरका खदिया जो होता था जिसको पेड़ के जड़ में डालते थे तो हरियाली आ जाता था, अब जो है वो लिक्विड फॉर्म में आएगा, मतलब दाना वाला नहीं रहेगा, जो चीनी जैसा रहता था अब नहीं रहेगा, अब वो लिक्विड फॉर्म में रहेगा। पानी में किसान लोग मिलाएंगे और अपना खेत में छिड़काव करेंगे, उसका फसल लहलहाने लगेगा, ठीक है। लेकिन ये जो है ना, इससे क्या होगा कि किसानों को थोड़ा कम खर्च पर ये उपलब्ध हो पाएगा और जितना खपत होता था उससे कम में जो है ये पूरा छिड़काव हो जाएगा, ठीक है। तो इसीलिए इसको लगाया गया, पूरा देश में इसका शुरुआत किया जा रहा है, ठीक है, याद रखेंगे। राज्य का पहला जो है एकमात्र एम्स जो है वो कहाँ पर बना है, तो ये देवघर में है। एम्स जो है मात्र हमारे यहाँ देवघर में। अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट भी देवघर में है, क्योंकि बाबा नगरी में देश विदेश से लोग दर्शन करने के लिए आएंगे। इस्कॉन टेम्पल वाले लोग भी अब आते हैं तो वो लोग भी आएंगे, ठीक है, कृष्ण भक्ति वाले लोग, ठीक है। उसके बाद बहुचर्चित त्रिकुट पहाड़ी जहाँ पर रॉकवे दुर्घटना हुआ था, बीच में रॉकवे टंगा गया था तो 2-3 आदमी वहाँ पे मर गया था रेस्क्यू करने के बाद भी, तो वही है देवघर का त्रिकुट पहाड़ी, जो बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा। अभी तक देखेंगे तो रॉकवे यहीं पर है, लेकिन अब बहुत जगह रॉकवे बनाया जा रहा है झारखंड में, ठीक है। तपोवन जो है वो देवघर में है, मधुबन जो है वो गिरिडीह में है। एक के जैसा नाम है इसीलिए लिख दिए हैं, तपोवन देवघर और मधुबन कहाँ पर है, गिरिडीह में है। तो इसको थोड़ा सा ध्यान में रखेंगे, ठीक है। बाकी जो है चैनल से नहीं जुड़े होंगे तो जुड़ जाइएगा। झारखंड करंट अफेयर प्रत्येक दिन ये आ रहा है, ठीक है। करंट अफेयर के साथ झारखंड जीके जीएस का सुपड़ा साफ यहाँ पे करने वाले हैं। यहाँ पे 14 जेपीएससी, उसके बाद जेएसएससी का कोई भी एग्जाम होगा, झारखंड दरोगा, उत्पाद पुलिस, झारखंड पुलिस, फील्ड वर्कर, ये सब का टाइम डेट आ गया है कैलेंडर में।
इसीलिए आप अगर नहीं भिड़े होंगे, जगे नहीं होंगे तो जग जाइए, अगर सोए होंगे तो अब उठ जाइए, क्योंकि ज़रूरत है उठने का, मेहनत करने का, क्योंकि अब सबका कैलेंडर आ गया है। अगर कहीं एग्जाम ले लिया ना, आपको एडमिट कार्ड कब देगा? 1 सप्ताह पहले। समझिए आपको अब 1 सप्ताह के पहले पता चलेगा कि एग्ज़ाम कब होने वाला है, ठीक है। तो तैयार रहिए, और नहीं तो फिर पता चलेगा कि एग्ज़ाम ले लेगा और आप लोग बैठे हुए थे कि ना लेगा, ये करेगा वो करेगा, तो फिर छूट जाएंगे, ठीक है। तो इस क्लास से जुड़ सकते हैं, सवेरे प्रत्येक दिन 5:30 बजे से 6 बजे के बीच यह क्लास आता है, तो इससे जुड़ जाइएगा। यहाँ पर आपको सामान्य अध्ययन झारखंड के साथ साथ करंट अफेयर भी कंप्लीट पूरा कराया जाएगा। चलिए फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में झारखंड के लोगों के लिए प्रधानमंत्री आवास योजना की राशि केंद्र सरकार ने घटाकर कितना कर दिया है? तो केंद्र सरकार जो है झारखंड के लिए प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत जितना राशि मिलता था उसमें कुछ कटौती कर दी है। तो कटौती होने के बाद अब कितना देगी? तो याद रखेंगे सी नंबर ऑप्शन होगा, 1,20,000 रुपया अब देगी। देखिए पहले जो है, पहले झारखंड को पहाड़ी क्षेत्र मान करके यहाँ पर 1,30,000 रुपया दिया जाता था झारखंड को, लेकिन अब जो है, अब यहाँ पर कितना दिया जाएगा? तो 1,20,000 रुपया झारखंड को दिया जाएगा, ठीक है। तो याद रखेंगे प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत अब झारखंड को 1,20,000 रुपया मिलेगा, ठीक है। ये याद रखना है, मतलब 10,000 रुपया का यहाँ पे कटौती कर दिया गया है। याद रखना है यहाँ पर पूर्वोत्तर जो राज्य हैं, ठीक है, पूर्वोत्तर राज्य जो हैं आप लोग को पता होगा, पूर्वोत्तर राज्य जो हैं, और उसके बाद जो हिमालयी राज्य हैं जो हिमालय से लगते हैं, तो उसके लिए सरकार 90:10 का रेशियो है, मतलब कि 100 रुपया अगर इसमें खर्च होगा तो 100 रुपया में 90 रुपया केंद्र सरकार देगी और उसके बाद 10 रुपया संबंधित राज्य देगा, ठीक है। लेकिन इसके अलावे जितना भी राज्य है उसमें 60-40 का रेशियो चलता है। 60 रुपया, मतलब 100 रुपया खर्च हो रहा है तो उसका 60 रुपया जो है वो केंद्र देगा और 40 रुपया जो है संबंधित राज्य देगा, ठीक है। तो ये झारखंड में यही लागू होता है। कुल मिलाकर पूर्वोत्तर राज्य, हिमालय से संबंधित राज्य तो झारखंड है नहीं, तो यही रेशियो झारखंड में होता है प्रधानमंत्री आवास योजना का। पहले इसका नाम इंदिरा आवास योजना था, बाद में इसको प्रधानमंत्री आवास योजना कर दिया गया। तो झारखंड के लिए यही लागू होता है, 60-40 यहाँ पे लागू होता है, मतलब 60% जो है ये राशि कौन देगी? तो केंद्र सरकार, और इसके बाद 40% राज्य सरकार इसका राशि देगी। तो अभी जो है 10,000 का कटौती कर दी है कौन? भारत सरकार। देखिए यहाँ पे केंद्र सरकार ने जो है झारखंड को पहाड़ी क्षेत्र नहीं माना है और प्रधानमंत्री आवास योजना की राशि जो है 1,30,000 से घटा करके अब कितना कर दिया है? तो 1,20,000 रुपया यहाँ पे कर दिया है, ठीक है। देखा जाए यहाँ पर तो केंद्र सरकार का मानना है कि झारखंड जो है एक मैदानी क्षेत्र है, पठारी क्षेत्र है, पहाड़ी क्षेत्र नहीं है। इसके कारण जो है प्रधानमंत्री आवास योजना की राशि 10,000 रुपया कम कर दिया गया है, ठीक है। तो ये झारखंड के साथ किया गया है, आप लोग यहाँ देख सकते हैं। देखिए प्रधानमंत्री आवास योजना की राशि जो है वो 3 किस्तों में दिया जाता है। प्रथम किस्त में जो है अभी कितना मिलेगा यहाँ पे? तो 40,000 रुपया मिलेगा। दूसरा किस्त में कितना मिलेगा? तो 75,000 रुपया, और तीसरा किस्त में 5,000 रुपया दिया जाएगा, ठीक है। पहले इंदिरा आवास योजना था, अब प्रधानमंत्री आवास योजना कर दिया गया, पीएम आवास योजना कर दिया गया, ठीक है। ये याद रखना है। वित्त वर्ष 2024-25 में झारखंड में 1,19,000 आवास का लक्ष्य रखा गया था, ठीक है। इसको पूरा करने का बात यहाँ पर 2025 तक बात है, ठीक है। अब जो है सभी के लिए आवास जो है यहाँ पर बात किया गया है 2029 तक पूरा कंप्लीट होगा, ठीक है। लगभग ये 4.5 करोड़ से ज़्यादा, 5 करोड़ के आसपास में आवास बनाने की बात यहाँ पर किया गया है, ठीक है। तो ये याद रखना है, यहाँ से सीधे क्वेश्चन छपते रहेगा और बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा जाएगा, ठीक है। तो भूलने का नहीं है। देखिए पहले जो है ना, सबसे प्रारंभ में बात किया जाए तो ये यहाँ पे 70,000 दिया जाता था, 70,000 मैदानी एरिया में दिया जाता था, मैदानी एरिया में दिया जाता था। तो 70,000 में कहाँ से घर बन जाएगा? तो इसको कर दिया गया 1,20,000 रुपया, ठीक है। और इसके बाद 75,000 पहाड़ी क्षेत्र में दिया जाता था, ठीक है, पहाड़ी क्षेत्र में दिया जाता था, इसको कर दिया गया 1,30,000 कर दिया गया, ठीक है। तो अब झारखंड को 1,20,000 रुपया यहाँ दिया जाएगा। तो ये थोड़ा सा झारखंड के साथ लोग बोलता है कि भेदभाव है, इस तरह से नहीं कटौती करना चाहिए, ठीक है। पहाड़ी पठारी एरिया है, यहाँ पे भी 1,20,000 में नहीं बनेगा, 1,30,000 था तो कुछ ठीक था, ठीक है। लेकिन देखिए झारखंड सरकार का यहाँ पे अपना एक स्कीम है, झारखंड सरकार के द्वारा जो है झारखंड में देखा जाए तो यहाँ पे एक है अबुआ आवास योजना, ठीक है। अबुआ आवास योजना चलता है, इसमें 3
कमरों का एक आवास मिलता है। इसके लिए झारखंड सरकार जो है वो 2 लाख रुपया देती है। ठीक है, झारखंड सरकार अबुआ आवास योजना के लिए 2 लाख रुपया देती है। ठीक है, तो ये थोड़ा सा ध्यान में रखेंगे, ये भी पूछा जाएगा। ठीक है, एक प्रकार से जिनको प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत मकान नहीं मिला है, घर नहीं मिला है, उसके लिए अबुआ आवास योजना है, जिसको 3 कमरे का यहाँ पे मकान दिया जाएगा। 2 लाख रुपया इसमें सरकार देती है। ठीक है, तो केंद्र वाला से कुछ ज़्यादा यहाँ पर अमाउंट मिलता है। ठीक है, तो ये थोड़ा सा ध्यान में रखेंगे, अच्छा क्वेश्चन यहाँ से पूछा जाएगा। एडिशनल फैक्ट जितना बताते हैं वो भी ध्यान में रखना है, यहाँ से भी क्वेश्चन बनता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फिजिकल हेल्थ इंडेक्स रिपोर्ट 2025 में झारखंड का कौन सा स्थान रहा है? तो पूरा भारत में झारखंड का फिजिकल हेल्थ इंडेक्स रिपोर्ट 2025 में कौन सा स्थान रहा है? तो ये पक्का पूछेगा, अच्छा क्वेश्चन बनेगा, रिपोर्ट से अच्छा क्वेश्चन बनता है। ठीक है, तो इसमें पूरा देश में जो है 4था स्थान पर रहा है झारखंड। याद रखेंगे, झारखंड 4थे स्थान पर रहा है फिजिकल हेल्थ इंडेक्स रिपोर्ट 2025 में। ठीक है, अब ये रिपोर्ट है वो किसने जारी किया था? तो नीति आयोग। ठीक है, नीति आयोग के द्वारा जो है ये रिपोर्ट जारी किया गया था। पहले योजना आयोग हुआ करता था। ठीक है, योजना आयोग के स्थान पर जो है वो 2015 में, ठीक है, 1 जनवरी 2015 से नीति आयोग अस्तित्व में आ गया था। मतलब योजना आयोग वाला बोर्डवा कबाड़ करके नीति आयोग वाला चिपका दिया गया था। ठीक है, तो ये थिंक टैंक है, योजना आयोग को कहते हैं, यहाँ पे नीति आयोग को कहते हैं थिंक टैंक। ठीक है, ये याद रखिएगा। यहाँ पे नीति आयोग द्वारा जारी किया गया था फिजिकल हेल्थ इंडेक्स रिपोर्ट। ये रिपोर्ट 2025 का है। इसमें झारखंड पूरा देश में जो है वो 4थे स्थान पर रहा है। अब कभी क्वेश्चन पूछ दे कि प्रथम स्थान पर कौन रहा था, तो प्रथम स्थान पर उड़ीसा रहा था, याद रखना है। दूसरे स्थान पर कौन रहा है? छत्तीसगढ़ रहा है। ठीक है, और तीसरे स्थान पर कौन रहा है? तो गोवा। और चौथा स्थान जो है वो झारखंड का है। तो अपना वाला जरूर याद रखिएगा। ठीक है, ये सब रिपोर्ट वाला क्वेश्चन अच्छा बनता है। ठीक है, प्रथम स्थान भी उड़ीसा याद रखिएगा क्योंकि पड़ोसी है। ठीक है, छत्तीसगढ़ भी पड़ोसी है दूसरा स्थान वाला, और हम 4थे स्थान पर है। ठीक है, झारखंड का देखेंगे तो पड़ोसी जो कितने राज्य हैं, तो देखा जाए यहाँ पर जो सीमा लगता है तो 5 है। ठीक है, 5 राज्य हैं। ये 5 कौन से हैं तो आप लोग को सबको पता होगा। ये अगर मान लेते हैं झारखंड है, तो ये झारखंड अगर ये एरिया है तो ये आपका बिहार हो गया, ये आपका हो गया कौन सा, तो पश्चिम बंगाल, वेस्ट बंगाल हो गया। फिर उसके बाद यहाँ पे उड़ीसा हो गया। ठीक है, और ये छत्तीसगढ़ हो गया, और यहाँ उत्तर प्रदेश का सोनभद्र जो है वो यहाँ पे गढ़वा से सीमा बनाता है। ठीक है, तो ये सब याद रखिएगा। 5 स्टेट का सीमा जो है हमारे साथ लगता है, ये हम आपको बता दिए। ठीक है, इसमें यहाँ पे 3 में खुदे है। आप यहाँ पे देखिए उड़ीसा, छत्तीसगढ़ जो है सीमा बनाने वाला है। यहाँ पे गोवा नहीं है, लेकिन देखिए यहाँ पे झारखंड का जो विकास होगा वो गोवा के जैसा होगा। ठीक है, तो ये याद रखिएगा। नीति आयोग ही पेयर स्टेट बनाती है, तो झारखंड का जो पेयर स्टेट बनाई है गोवा के साथ। ठीक है, तो गोवा जैसा झारखंड को बनाना है। देखिए अब कब तक बनता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में जारी रिपोर्ट के अनुसार देश में सबसे शक्तिशाली व्यक्तियों की सूची में हेमंत सोरेन का कौन सा स्थान है? झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन पूरा देश में शक्तिशाली व्यक्तियों में कौन सा स्थान रखते हैं? तो याद रखना है सी नंबर ऑप्शन होगा, 40वां स्थान। ठीक है, इसके पहले देखिए 2025 में ये 40वां स्थान रखते हैं, याद रखना है। 2024 में इनका स्थान जो है वो कितना था, तो ये यहाँ पर 2024 में जो है वो 93वां स्थान पर थे। ठीक है, बाकी जो है मुख्यमंत्री जैसे बने तो इनका ताकत बढ़ गया, फिर से बने तो। ठीक है, 2025 में जो है ये 40वां स्थान रखते हैं पूरा देश में शक्तिशाली व्यक्तियों में। ठीक है, और 2023 में बात करें तो ये 64वें स्थान पर थे। तो इतना याद नहीं रखना है, 2025 वाला आपसे पूछा जाएगा, तो याद रखिएगा ये 40वां स्थान यहाँ पे रखते हैं। ठीक है, हेमंत सोरेन झारखंड के मुख्यमंत्री। ठीक है, देखिए हाल ही में जारी किया गया है यहाँ पे इंडियन एक्सप्रेस रिपोर्ट 2025। ठीक है, इंडियन एक्सप्रेस के द्वारा ये रिपोर्ट जारी किया गया है 2025। इसके अनुसार जो है झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन पूरा देश में शक्तिशाली व्यक्तियों में 40वां स्थान रखते हैं। 2024 में इनका 93वां स्थान था। ठीक है, तो याद रखेंगे इंडियन एक्सप्रेस रिपोर्ट 2025 में जो है वो 40वां स्थान इनका है। ठीक है, और 2024 में ये 93वां स्थान रखते थे। ठीक है, देखिए यहाँ पे बात करें तो हेमंत सोरेन जो है झारखंड के क्रम में देखा जाए तो 14वें मुख्यमंत्री हैं। ठीक है, व्यक्ति में कितनावें हैं आप लोग बताएंगे। ठीक है, और झारखंड में ये देखा जाए तो मुख्यमंत्री के रूप में 4थी बार शपथ लिए हैं, और ऐसा करने वाले ये पहले व्यक्ति हैं। ठीक है, इसके पहले जो है 3 बार बन चुके हैं, जैसे अर्जुन मुंडा 3 बार बने हैं, शिबू सोरेन भी 3 बार बने थे,
ठीक है। उसके बाद जो है हेमंत सोरेन भी 3 बार शपथ ले चुके हैं, लेकिन ये चौथी बार ले करके सबका रिकॉर्ड जो है तोड़ करके सबसे आगे पहुंच गए हैं, ठीक है। देखिए, देश में सबसे शक्तिशाली व्यक्तियों में देखा जाए तो प्रथम स्थान, याद रखिएगा, प्रथम वाला भी पूछ सकता है। प्रथम स्थान पर कौन है? नरेंद्र मोदी, ठीक है। प्रधानमंत्री जो देश के हैं नरेंद्र मोदी प्रथम स्थान पर हैं। दूसरा स्थान अगर कभी पूछे तो दूसरा स्थान पर अमित शाह गृह मंत्री हैं पूरा देश में शक्तिशाली व्यक्तियों में। और तीसरा नंबर पर आते हैं एस जयशंकर, विदेश मंत्री, अभी जो हैं विदेश मंत्री हैं। तो ये तीसरे नंबर के सबसे ताकतवर व्यक्ति हैं देश में, ठीक है। तो ये रिपोर्ट है, इसको थोड़ा ध्यान में रखेंगे। पहला नंबर और झारखंड के मुख्यमंत्री जो 40वें नंबर पर हैं, इनको जरूर याद रखिएगा, ठीक है। यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है। बाकी इस चैनल से अगर आप नहीं जुड़े होंगे तो जुड़ जाइएगा। इजी फॉर स्टडी यूट्यूब में लिखिएगा, इस तरह का लोगो आएगा, इसके साथ जुड़ जाइएगा। नीचे डिस्क्रिप्शन में बहुत सारा लिंक दिया हुआ है, वहाँ से भी आप जुड़ सकते हैं, ठीक है। सामान्य अध्ययन करंट अफेयर इस चैनल पर पढ़ाया जाता है, बहुत सारा वीडियो यहाँ पर दिया हुआ है। जिस तरह से आपको हम कंटेंट झारखंड में दे रहे हैं, उसी तरह से यहाँ पे देने का प्रयास पूरी तरीक़ा से किया जा रहा है। बस आप लोग का थोड़ा सपोर्ट का ज़रूरत है, ठीक है। बाकी दरोगा उरोगा के लिए सबका बैच पूरा हम यूट्यूब पर पढ़ाने वाले हैं। आप लोग कितना सपोर्ट करते हैं वो आप पर छोड़ते हैं, ठीक है। मेरा काम है, हम पूरी तरीक़ा से इस चैनल पर झारखंड का करंट अफेयर सामान्य अध्ययन पूरा निचोड़ के रखेंगे। स्थानीय भाषा जो है उसका भी हम पूरा क्लास यहाँ लगाने वाले हैं, ठीक है। खोरठा, नागपुरी, ये सब जो भाषा है उसका करवाने वाले हैं। तो आप लोग जुड़ जाइएगा पूरी तरीक़ा से, सारा कंप्लीट सिलेबस हम यूट्यूब पर पढ़ाने वाले हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में झारखंड कर्मचारी चयन आयोग के अध्यक्ष किन्हें बनाया गया है? तो हाल ही में झारखंड कर्मचारी चयन आयोग का अस्थायी अध्यक्ष जो है वो किनको बनाया गया है? डॉक्टर मनीष रंजन, ठीक है। इनका बहुत सारा किताब भी छपता है, आप लोग पढ़े भी होंगे। जेपीएससी करेंगे तो इनका बहुत सारा किताब भी आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। झारखंड का भी किताब लिखते हैं, तो उम्मीद है कि इस तरह से करते हैं। वैसे तो देखिए, झारखंड कर्मचारी चयन आयोग का काम है एग्ज़ाम लेना, कार्मिक विभाग देती है कौन सा अधिसूचना जो है कार्मिक विभाग देती है कि कितना वैकेंसी आ रहा है नहीं आ रहा है, और वो जेएसएससी को दे देती है। लेकिन एग्ज़ाम कम से कम ये लेने वाली संस्था है, तो सही समय पर एग्ज़ाम ले, तभी ना इनका किताब बिकेगा, ठीक है। नहीं तो किताब कौन खरीदेगा जब तक एग्ज़ाम में नहीं होगा। तो ये सोच करके कम से कम एग्ज़ाम जो है वो जिसका अधिसूचना निकल चुका है कार्मिक विभाग से, तो वो तो कम से कम ये लें कि जिसमें इनका किताब बिके, ठीक है। 2.5 लाख जो है किताब बिका था जेपीएससी में इनका, ठीक है। हम भी मनीष रंजन का एक किताब लिए थे झारखंड के लिए, ठीक है। तो कुल मिला के ये किताब तभी बिकेगा जब फिर से वैकेंसी आएगा। तो यहाँ पर वैकेंसी जो भरा गया फॉर्म, उसका एग्ज़ाम इनको लेना चाहिए, इस तरह का काम करना चाहिए। और अच्छे व्यक्ति हैं, ठीक है। मनीष रंजन बहुत बार यहाँ पे हजारीबाग में जब ये डीसी थे तो 1-2 बार हम आसपास में मिले हैं इनसे, ठीक है। तो अच्छे व्यक्ति हैं, ठीक है, मनीष रंजन। तो ये अध्यक्ष बने हैं जेएसएससी का, झारखंड कर्मचारी चयन आयोग का। देखिए, हाल ही में झारखंड कर्मचारी चयन आयोग के अध्यक्ष डॉक्टर मनीष रंजन ये बने हैं, ठीक है। डॉक्टर मनीष रंजन जो हैं 2002 बैच के आईएएस अधिकारी हैं, ठीक है। आईएएस अधिकारी हैं, आईएएस ऑफिसर हैं, याद रखना है यहाँ पे, ठीक है। झारखंड का देखा जाए, झारखंड कर्मचारी चयन आयोग का जो सचिव कौन है, तो याद रखना है सुधीर कुमार गुप्ता। सुधीर गुप्ता जिनको आप लोग बोलते हैं, यही जो है आते रहते हैं। अभी जेएसएससी मैटर में जितना भी विवाद होता होगा, यही आपको इन्हीं को देखने को मिलता होगा, ठीक है। ये याद रखिएगा, अच्छा क्वेश्चन यहाँ से बन सकता है। कुछ और नियुक्ति जो प्रमुख है उसको ध्यान में रखना है। जैसे आपका जेपीएससी का पूछा जाएगा, ठीक है। जेपीएससी का कौन है? तो ये जेपीएससी का एल ख्यांगते, ठीक है। एल ख्यांगते अभी नए बने हैं, और जेएसएससी के भी नए चेयरमैन बने हैं। जेएसएससी के चेयरमैन डॉक्टर मनीष रंजन और जेपीएससी के चेयरमैन कौन है? एल ख्यांगते हैं। तो ये याद रखेंगे, दोनों जो है झारखंड में परीक्षा लेने वाली संस्था है, ठीक है। और यही दोनों संस्था सभी तरह का एग्जाम लेती है, ठीक है। राज्यपाल यहाँ पर कौन है? तो झारखंड के राज्यपाल संतोष गंगवार 12वें नंबर के हैं। इसके पहले जो है सीपी राधाकृष्णन थे, वो सबको पता है। इसके बाद मुख्यमंत्री झारखंड के कौन है? हेमंत सोरेन 14वें क्रम में मुख्यमंत्री हैं। व्यक्ति के रूप में कितना हुए हैं पूछे हैं पहले ही, आप लोग बताइएगा, ठीक है। विधानसभा अध्यक्ष जो हैं स्पीकर रविंद्रनाथ महतो हैं, ठीक है। नाला से विधानसभा चुनाव जीत करके आए हैं जेएमएम से, ठीक है। नाला जो कहाँ पर है? तो ये जामताड़ा में है। तो याद रखना है 5वां विधानसभा जो हुआ था, और इसके बाद 6ठा विधानसभा का जो
अभी है, ठीक है, ये दोनों में जो है अध्यक्ष यही रहे हैं, रविंद्रनाथ महतो, ठीक है। वैसे विधानसभा का जो अध्यक्ष सर्वाधिक बार जो रहे इंदर सिंह नामधारी रहे हैं, ठीक है, और ये 2 बार रहे, वो 3 बार रहे थे, ठीक है, इंदर सिंह नामधारी। देखिए झारखंड के मुख्य सचिव कौन है? अलका तिवारी। अलका तिवारी जो है झारखंड के मुख्य सचिव हैं। राज्य का सबसे बड़ा अधिकारी जो है मुख्य सचिव होता है अभी अलका तिवारी हैं, ठीक है। और यहाँ पे झारखंड के जो अभी पुलिस का कैप्टन है डीजीपी कौन है? अनुराग गुप्ता है। तो याद रखेंगे अनुराग गुप्ता है। यहाँ पे सीआईडी जो है इसके भी प्रमुख अभी यही हैं, ठीक है। और ये अस्थाई डीजीपी बन गए हैं, पहले अस्थाई रूप से बनाया गया था लेकिन अब जो है अस्थाई डीजीपी हैं और सीआईडी का भी कमान इनको दिया गया है, ठीक है। झारखंड में सीआईडी आप लोग जान ही रहे हैं, अभी जो जेएसएससी मैटर को देख रही है यही सीआईडी है, ठीक है। तो ये सब याद रखना है, एडिशनल बातें बहुत सारा है जो आप लोग का सब काम का है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में अदानी पावर प्लांट चर्चे में रहा, किस जिला में स्थित है? तो अदानी पावर प्लांट जो है अभी बहुत ज़्यादा चर्चे में रहा है, तो ये गोड्डा में स्थित है। ए नंबर ऑप्शन होगा। कहाँ स्थित है? गोड्डा में स्थित है, ठीक है। अदानी पावर प्लांट गोड्डा में स्थित है। तो याद रखना 1600 मेगावाट का यहाँ पे प्लांट है, किसका? अडानी पावर का, ठीक है। तो इसमें क्या हुआ और क्यों चर्चे में है इसके बारे में हम यहाँ पे बताते हैं। देखिए हाल ही में अदानी पावर प्लांट जो है गोड्डा में स्थित है, जो चर्चे में रहा है। यहाँ पर हुआ क्या कि जो यहाँ पे कर्मचारी काम कर रहे थे वो हंगामा कर दिए थे। कंपनी का नाम यहाँ पे जो दिया गया था काम, तो कंपनी का नाम बदल करके कुछ और कर दिया गया था। जैसे यहाँ पे जितना भी कर्मी है काम कर रहे हैं वो इनोव प्राइवेट लिमिटेड में काम कर रहे थे, ठीक है, लेकिन उसका नाम जो है बदल करके रिद्धि सिद्धि प्राइवेट लिमिटेड कर दिया गया और इनको बोला गया था कर्मी को हम कि अस्थायी रूप से आप लोग को काम में रखेंगे और ये नियमित रोजगार अब हो जाएगा, नियमित आपका एक प्रकार से ये काम हो जाएगा, ठीक है। लेकिन क्या हुआ कि अस्थायी रूप से अभी हैं मजदूर लोग और कंपनी का नाम बदलने से ऐसा लगता है कि इनके साथ ये धोखा हो जाएगा, तो इसीलिए यहाँ पे विरोध कर रहे हैं कि इनोव प्राइवेट लिमिटेड का नाम जो है अब रिद्धि सिद्धि प्राइवेट लिमिटेड यहाँ पे हो गया है, जिसके कारण लोगों को लग रहा है कि अब कंपनी बदल चुकी है तो मेरे साथ अब अन्याय हो जाएगा। यहाँ पर कुल मिलाकर जो है अस्थाई अब हम नहीं हो पाएंगे, मतलब कि अब हो सकता है कि कंपनी हटा उठा ना दे, ठीक है। तो इसके लिए यहाँ पे झगड़ा झंझट चालू हो गया, लेकिन उससे आपको नहीं मतलब है। आपको अडानी पावर प्लांट से क्वेश्चन बनेगा क्या वो याद रखना है। देखिए यहाँ पे 1600 मेगावाट का थर्मल पावर प्रोजेक्ट ये लगा हुआ है, ठीक है, ये याद रखेंगे। थर्मल पावर प्रोजेक्ट जो है 18 यहाँ पे 1600 मेगावाट का लगा हुआ है। इसमें देखा जाए तो 75% जो बिजली है वो बांग्लादेश को बेचा जाएगा। यहाँ पे बिजली तैयार होगा, 75% बांग्लादेश को बेचा जाएगा बिजली। उसके बाद देखा जाए तो यहाँ पे 25% बचा तो 25% झारखंड को मिलेगा, ठीक है, झारखंड को मिलेगा। और ये अगर बोला जाए यहाँ पे लगा है तो यहाँ पे क्यों लगा है? यहाँ पर जो है आसानी से कोयला उपलब्ध हो पाता है। देखिए ललमटिया जो कोयला क्षेत्र है वो ललमटिया कोयला क्षेत्र कहाँ पे है? गोड्डा जिला में स्थित है। ललमटिया कोयला क्षेत्र कहाँ पे है? गोड्डा में स्थित है। वैसे बोला जाता है कि यहाँ पे कोयला जो है ऑस्ट्रेलिया से भी आता है, ठीक है। और ये इसलिए भी चर्चे में रहा है क्योंकि हाल फिलहाल में जो है अडानी, गौतम अडानी जो हैं वो हेमंत सोरेन मुख्यमंत्री के आवास में मिले भी हैं, ठीक है। अब मिले हैं, बहुत देर तक बैठक भी हुआ, उसके बाद उनका पूरा काफिला बाहर निकला था, इसलिए हम कुछ बोलेंगे नहीं, ठीक है, क्योंकि हाल फिलहाल में अडानी जो गौतम अडानी हैं उनसे मुलाकात हुआ हेमंत सोरेन का, बहुत सारा बात हुआ होगा और ये कहीं ना उद्योग धंधा लगाने की ही बात हुआ होगा, ठीक है। तो वही ललमटिया कोयला क्षेत्र कहाँ पर है? तो गोड्डा में है। बोला जाता है कि यहाँ पे कि ऑस्ट्रेलिया से भी कोयला मंगाया जाता है, पता नहीं मंगाया जाता है कि नहीं। वैसे यहाँ हमारे यहाँ तो बिटुमिनस कोयला भर भर के है, ठीक है। उद्योग में जाने वाला कोकिंग कोल जो है 90% हमारे यहाँ प्राप्त होता ही है, तो दूसरा जगह से मंगाने का जरूरत है, ठीक है। तो याद रखेंगे माँ योगिनी धाम गोड्डा में देखा जाए तो माँ योगिनी धाम है, याद रखेंगे। 1983 में गोड्डा का स्थापना हुआ था। माँ योगिनी धाम जो है गोड्डा में स्थित है, ठीक है। इसके बाद अगर बाराकोपा पहाड़ी में है, बाराकोपा पहाड़ी भी कभी पूछेगा तो गोड्डा में है। माँ योगिनी धाम भी गोड्डा में है। सर्वाधिक जो है ग्रामीण क्षेत्र ये गोड्डा में है। सबसे ज़्यादा ग्रामीण क्षेत्र कहाँ है? गोड्डा में है, जहाँ पर 96% लोग जो है ग्रामीण क्षेत्र में निवास करता है। ग्रामीण क्षेत्र में 96% लोग निवास करता है। ये सबसे ज़्यादा ग्रामीण क्षेत्र यहीं पर है, ठीक है। और सबसे ज़्यादा शहरी जो है, शहरी कौन सा है? तो याद रखेंगे धनबाद।
धनबाद जो है सबसे ज़्यादा नगरीकृत है झारखंड में, ठीक है। राजधानी रांची नहीं मानेंगे, राजधानी रांची नहीं मारेंगे, धनबाद सबसे ज़्यादा झारखंड में नगरीकृत है और गोड्डा सबसे ग्रामीण क्षेत्र है, ठीक है। ये याद रखना है, अच्छा क्वेश्चन यहाँ से बनेगा। चलिए नेक्स्ट और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन देखते हैं जो पक्का यहाँ से क्वेश्चन बनेगा। झारखंड सरकार रील बनाने वाले को कितना रुपया देने का निर्णय लिया है। झारखंड सरकार जो है जितना भी यहाँ पे रील बनाते हैं, ठीक है, रील्स जितना लोग बनाते हैं उनको अब पैसा मिलेगा, तो कितना मिलेगा, तो सी नंबर ऑप्शन होगा यहाँ पे 10 लाख जो है झारखंड सरकार रील बनाने वाले को देगी। तो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, एकदम याद रखिएगा। अब जो है रील बनाने वाले को झारखंड सरकार कितना देगी, 10 लाख रुपया देगी। तो इसके बारे में हम पूरा विस्तार से देखते हैं कि कैसा रील बनाने वाले को 10 लाख रुपया तक का यहाँ पे पुरस्कार मिलेगा। अब यहाँ पर बात होता है कि किस तरह का रील बनाएंगे तब आपको 10 लाख रुपया तक का पुरस्कार मिलेगा। तो देखिए, झारखंड में जितना भी पर्यटन स्थल है उसको प्रमोट करने के लिए और उसे बहुत चर्चित बनाने के लिए जो रील बनाएंगे उनको झारखंड सरकार 10 लाख रुपया तक का पुरस्कार देगी, ठीक है। मतलब कि झारखंड में बहुत सारा पर्यटन स्थल है, अगर उस पर्यटन स्थल को अगर आप प्रमोट करते हैं, उसको बहुत चर्चित बनाने में आपका रील बहुत बड़ा योगदान देता है। रील बहुत अच्छा भी होना चाहिए, पॉजिटिव होना चाहिए, दिलचस्प होना चाहिए, जिससे कि आपको ये 10 लाख रुपया तक जीतने का मौका मिलेगा, ठीक है। तो देखिए, रील जो बनाएंगे तो रील बनाने में झारखंड का पर्यटन स्थल का जो दिलचस्प बात है वो दिखना चाहिए, उसमें पॉजिटिव बात होना चाहिए, कुछ भी नेगेटिव आपको नहीं फैलाना है, पॉजिटिव बात होना चाहिए। इसका मतलब है कि झारखंड सरकार जो है टूरिज्म पर बहुत अच्छा काम करना चाह रही है। टूरिज्म को बढ़ावा देने के लिए इसको की है कि जिससे कि पर्यटन स्थल को अगर विश्व लेवल तक आप पहुंचाते हैं रील के माध्यम से, तो विदेशी लोग, देश के लोग अलग अलग जगहों से झारखंड में आएंगे और पर्यटन स्थल को देखेंगे। इससे क्या होगा कि झारखंड की इकोनॉमी ग्रोथ करेगी। तो इसीलिए झारखंड सरकार वैसे रील बनाने वालों को प्रमोट करेगी, ठीक है। तो इसके लिए ये देगी। अब किस तरह का पर्यटन स्थल है ये भी बताएंगे, किस तरह का वीडियो बनाना है वो भी बताएंगे, थोड़ा ध्यान से सुन लीजिएगा, ठीक है। और बेगारी में जो इंस्टाग्राम पर नचनिया लोग नाचती है वो सबको नहीं देगी, ठीक है। मतलब नाचने उचने वाला बेगारी में जो नाचते हैं, इंस्टाग्राम पर लोग नाचता है, फेसबुक पर जो नाचता है, तो नचनिया लोग को नहीं मिलेगा। इसमें एक दुख की बात है, बाकी जो है सबको मिलेगा यहाँ पे, उसको हम पूरा बताने वाले हैं। देखिए, साल में किसी एक क्रिएटर को यह पुरस्कार जो है दिया जाएगा, सर्वश्रेष्ठ झारखंड पर्यटन रील बनाने में यह पुरस्कार दिया जाएगा। मतलब साल में एक क्रिएटर को यह पुरस्कार दिया जाएगा। अब वो कैसा रील क्रिएट करता है वो डिपेंड करता है यहाँ, ठीक है। रील जो है एकदम बहुत अच्छा होना चाहिए, क्वालिटी होना चाहिए। तो कैमरा अपना उठाइए और एकदम मैदान में दौड़ जाइए। नीचे हम बताएंगे किस तरह का पर्यटन स्थल में आपको जाना है, ठीक है। एक हम वीडियो ही बना देंगे अलग से, सब जिला का कौन सा पर्यटन स्थल में जाना है, क्योंकि 528 पर्यटन स्थल को चिन्हित किया है, झारखंड लिस्टेड किया है, ठीक है। झारखंड सरकार के द्वारा लिस्टेड किया गया है ABC ग्रुप में, ठीक है। तो हम पूरा आपको डिटेल से बता देंगे कि ये कौन कौन सा पर्यटन स्थल में आप जा सकते हैं, सब जिला वाइज बता देंगे। एक अलग वीडियो हम देंगे, ठीक है। इसको ज़्यादा हम लंबा नहीं करना चाहते। तो झारखंड सरकार जो है इसमें देखा जाए तो उसके द्वारा यहाँ पे जो रील कंटेंट होगा उसको आप प्रयोग कर सकती है। जैसे आपको 10 लाख रुपया है झारखंड सरकार दी है, तो आप जो रील बनाए हैं उसमें जो कंटेंट है उसको झारखंड सरकार अपना पर्यटन विभाग के में किसी तरह का कोई काम हो तो वो आपका फोटो वीडियो का प्रयोग कर सकती है, ठीक है। उसके लिए उसका अधिकार रहेगा, क्योंकि 10 लाख रुपया आपको दी भी तो है, ठीक है। तो कुल मिलाकर इस तरह से स्थिति यहाँ पे बनता है। झारखंड सरकार आपका रील का प्रयोग कर सकती है क्योंकि आपको पैसा दी है। झारखंड सरकार जो है कुल 528 पर्यटन स्थल को यहाँ पे सूचीबद्ध की है। देखिए यहाँ पर इसको जो है अलग अलग कैटेगरी में किया गया है। इसमें देखा जाए तो कौन सा कैटेगरी बांटा गया, तो A कैटेगरी, B कैटेगरी और C और D कैटेगरी में यहाँ पे बांटा गया है, जितना भी 528 यहाँ पर्यटन स्थल है उनको, ठीक है। अब कुछ यहाँ पे इंपॉर्टेंट पर्यटन स्थल बता देते हैं जहाँ पर आप जाकर रील शूट कर सकते हैं, फिर उसके बाद उसको अपना चैनल में डाल सकते हैं, यूट्यूब पर, जहाँ पर भी आपको, फेसबुक पर, इंस्टा, जहाँ पर भी उसको वायरल कर सकते हैं, तो वो आप कर सकते हैं। देखिए झारखंड के कुछ प्रमुख पर्यटन स्थल हैं, उसमें से कौन सा पर्यटन स्थल पर आप जाएंगे जहाँ पर बहुत अच्छा शूट कर सकते हैं, ठीक है। क्योंकि पहाड़ पर्वतों का क्षेत्र है झारखंड, ठीक है।
पठारी एरिया है, बहुत खूबसूरत छोटा नागपुर है, तो वहाँ पर आप कर सकते हैं। जैसे देखिए हुंडरू जलप्रपात स्वर्णरेखा नदी पर रांची में है, ठीक है, तो यहाँ पर आप जाकर के शूट कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद दसम जलप्रपात जो है ये कांची नदी पर है रांची में, यहाँ पर जाकर के शूट कर सकते हैं। हजारीबाग नेशनल पार्क जो है ये 1976 में बना है, तो यहाँ पर जाकर के आप अपना शूट कर सकते हैं। हिरन के लिए बहुत ज़्यादा ये जाना जाता है, तो इस नेशनल पार्क में आप जा सकते हैं। पारसनाथ पहाड़ी क्षेत्र जो है झारखंड का सबसे ऊंचा पहाड़ी क्षेत्र है, मधुबन आपको इसके पास में देखने को मिल जाएगा, ठीक है। तो ये सब एरिया में आप जा करके अपना शूट कर सकते हैं, कैमरा उठाइए और दौड़ पड़िए, ठीक है। बेगारी में घरवा में जो है डांस करने से बढ़िया कि सब रील बनाना चालू कीजिए, ठीक है। बैद्यनाथ धाम आप जा सकते हैं। बैद्यनाथ धाम जो है आप यहाँ पर भी बना सकते हैं, धार्मिक स्थल है, लेकिन तीर्थ स्थल यहाँ पर भी तो लोग बहुत आता है, तो यहाँ पर बासुकीनाथ भी जा सकते हैं, ठीक है। मल्लुटी गांव में जा कर के आप वीडियो बना सकते हैं, ये कहाँ पर है, दुमका के क्षेत्र में है, ठीक है। एक पूरा तरीका से मैप से हम आप लोग को बता देंगे, ठीक है। इसके बाद यहाँ पर है टैगोर हिल, ये रांची में पड़ता है टैगोर हिल, तो यहाँ पर जा कर के वीडियो बना सकते हैं। नक्षत्र वन में बना सकते हैं। जुबली पार्क ये कहाँ पर है, तो पूर्वी सिंहभूम में पड़ेगा। पूर्वी सिंहभूम का मतलब होता है जमशेदपुर, ठीक है, तो जमशेदपुर में ये मिलेगा। फिर उसके बाद यहाँ पे पतरातू वैली बहुत अच्छा देखने में मिलेगा, एकदम पूरा गोल गोल घुरा हुआ है जिलेबिया घाट जैसा, तो ये आप जा सकते हैं पतरातू वैली, ये भी आप शूट कर सकते हैं अच्छे तरीका से। इसके बाद जो है यहाँ पर कैनरी पहाड़ मिले कन्हरी हिल आना, वही कैनरी पहाड़ हजारीबाग में है, ये हजारीबाग में है, हम 1-2 बार चढ़े हैं इसमें, ठीक है। तो यहाँ पर वीडियो शूट कर सकते हैं ऊपरवा में चढ़ करके, ठीक है। अब कपल लोग बड़ी बैठल रहेगा तो उस सब से मतलब नहीं, बैठने से काम नहीं बनेगा, वहाँ पर जाके वीडियो बनाइए, ठीक है। उसके बाद जो है यहाँ पर देखते हैं, यहाँ जो है सूर्यकुंड हजारीबाग आपको यहाँ देखने को मिलेगा, तो ये आप यहाँ पर भी जाके बना सकते हैं। बेतला नेशनल पार्क एकमात्र जो है नेशनल पार्क झारखंड में है, लातेहार में पड़ता है, तो बेतला नेशनल पार्क में जाकर के शूट कीजिए बाग उग के साथ में, ठीक है। और उसके बाद झारखंड सरकार को भेजिए, झारखंड सरकार को नहीं, रील बना दीजिए, ठीक है, वायरल होना चाहिए, रील मिलियन बिलियन में दिखना चाहिए, ठीक है। उसके बाद जो है हजारीबाग का नेशनल पार्क है, 2 जगह लिखा गया, ठीक है। इसके बाद यहाँ पर छिन्नमस्तिका मंदिर ये रजरप्पा में पड़ता है। लुगुबुरु घंटाबारे ये पर्यटन स्थल है, आदिवासियों का बहुत महत्वपूर्ण पर्यटन स्थल है ये, तो ये जो है धार्मिक स्थल से भी जोड़ा जाता है इसको, तो ये बोकारो में है, ठीक है, बोकारो के क्षेत्र में। फिर यहाँ के कर्मा पर्व पर बनाइए, सोहराय पर्व पर बनाइए, ठीक है, ये जो आदिवासी संस्कृति है उस पर भी आप बना सकते हैं, ठीक है। तो ये सब यहाँ पर आप अच्छा क्रिएटिव कर सकते हैं, आप अपना क्रिएशन दे सकते हैं, ठीक है, और रील बना सकते हैं, जिससे कि अगर वो वायरल हुआ, इसका पर्यटन स्थल पर पूरा प्रभाव भी पड़ेगा, तो इससे क्या होगा कि झारखंड का इकोनॉमिक अच्छा ग्रो करेगा, और उसके बाद आपको ये 10 लाख रुपये तक का पुरस्कार जीतने का मौका मिलेगा। तो आप अगर रील बनाते हैं और अगर आप इस पर काम करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं। इससे क्या होगा कि झारखंड सरकार को आपसे फ़ायदा होगा और आपको भी झारखंड सरकार से फ़ायदा होगा, ठीक है। तो ये चीज़ आप ध्यान में रखिएगा और सब लोग अपना मेहनत कर सकते हैं। इससे झारखंड का टूरिज्म जो सेक्टर है वो बहुत मजबूत होगा, और इससे क्या होगा कि पूरी तरीक़ा से पूरा राज्य का विकास होगा, इसमें आपका भी विकास होगा, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं, कुछ वन लाइनर क्वेश्चन को देखेंगे जो सीधे आपसे पूछा जाएगा, ठीक है। इसके साथ कुछ एडिशनल बात भी हम आपको बताएंगे। देखिए झारखंड सरकार जो है 2024-25 में अब तक का सबसे अधिक टैक्स कलेक्शन की है, मतलब सबसे अधिक टैक्स प्राप्ति की है, 22,172.56 करोड़ का ये कलेक्शन की है, ठीक है। तो बहुत ज़्यादा यहाँ पे सबसे ज़्यादा 2024-25 में झारखंड सरकार टैक्स का कलेक्शन की है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन पूछा जाएगा। अभी जो है 1.45 लाख करोड़ का झारखंड का बजट है, ठीक है, झारखंड का बजट है। तो ये टैक्स कलेक्शन थोड़ा याद रखेंगे, क्योंकि सबसे ज़्यादा अब तक का जो है यहाँ पर टैक्स कलेक्शन हुआ है, तो यहाँ से अच्छा क्वेश्चन बन सकता है, ठीक है। 27 मार्च को बजट सत्र जो है वो समाप्त हो चुका है। बजट सत्र समाप्त होने से एक दिन पहले जो है वो यहाँ पे मैत्रीपूर्ण मैच क्रिकेट का खेला जाता है। उसमें पता है हम बताए थे कि सीएम क्लब जो है मैच जीता था, यहाँ पे सीएम एकादश मैच जो है जीता था, याद रखेंगे। उसमें जो है इरफान अंसारी को मैन ऑफ द मैच मिला था, ये हम नहीं बताए थे। इरफान अंसारी को मैन ऑफ द मैच मिला था।
वो मैत्री मैच खेला जाता है, वो परंपरा है, तो उसको खेला जाता है। ठीक है, 27 मार्च को बजट सत्र समाप्त हुआ है, तो एक दिन पहले खेला गया था। ठीक है, देखिए हाल ही में एक रिपोर्ट जारी हुआ है, उसमें झारखंड को पिछले साल में देखा जाए तो 5 सालों में पूरा झारखंड जो है पिछले 5 साल में 5.79 लाख MSME जो है डेवलप की है, यहाँ पे इंडस्ट्री लगाई है। ठीक है, तो ये बहुत बड़ी बात है। 5,79,000 जो है यहाँ पे MSME इंडस्ट्री लगी है। ठीक है, बाकी जो है आगे यहाँ पर देखते हैं। धनबाद में जो है वो 4 फरवरी से 13 फरवरी तक यहाँ पे बुक फेयर का आयोजन किया जाएगा। ठीक है, बुक फेयर का आयोजन किया जाएगा, पुस्तक मेला का आयोजन किया जाएगा धनबाद में, तो आप लोग जा सकते हैं, पढ़ सकते हैं। धनबाद जो है 1956 में बना था। ठीक है, 1956 में पहले इसको मानभूम बोला जाता था, मानभूम बोला जाता था। ठीक है, लेकिन बाद में 1956 में धनबाद के नाम से स्थापित हुआ। हरी पहाड़ी पूछता है। ठीक है, हरी पहाड़ी, हरी पहाड़ी कहाँ पर है, तो धनबाद में है। लेकिन हरिहर धाम पूछेगा, हरिहर धाम, तो हरिहर धाम जो है गिरिडीह में है, गिरिडीह में है हरिहर धाम। और हरी पहाड़ी जो है कहाँ पे है, तो ये धनबाद में होता है। तो ये सब एडिशनल बात याद रखिएगा, अच्छा यहाँ पे क्वेश्चन बन सकता है। चलिए फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। गृह मंत्रालय के एक रिपोर्ट के अनुसार नक्सल से सबसे अधिक प्रभावित भारत के 6 जिलों में झारखंड का कौन सा जिला का नाम आता है। तो भारत में नक्सल प्रभावित अगर देखा जाए, सबसे अधिक नक्सल प्रभावित जिलों की संख्या कितना है, तो 6 ही जिले हैं जो नक्सल प्रभावित है। उसमें से एक जिला झारखंड का भी है, झारखंड का एक जिला का नाम आता है जो सर्वाधिक नक्सल प्रभावित है। वो कौन सा जिला है, तो याद रखेंगे पश्चिमी सिंहभूम। तो पश्चिमी सिंहभूम जो है वो झारखंड का एकमात्र ऐसा जिला है जो सर्वाधिक नक्सल प्रभावित जिला है, तो सी नंबर ऑप्शन होगा, याद रखेंगे। भारत का 6 जिला है। ठीक है, और उसमें से झारखंड का एक जिला आता है पश्चिमी सिंहभूम, याद रखेंगे। अच्छा क्वेश्चन बन सकता है क्योंकि ये पूरा भारत का रिपोर्ट है। ठीक है, गृह मंत्रालय के द्वारा दिया गया है, उसके अनुसार हम यहाँ बता रहे हैं। ठीक है, अब यहाँ पूरा विस्तार से हम इसको देख लेते हैं। देखिए भारत का सबसे अधिक नक्सल प्रभावित 6 जिला जो है उसमें झारखंड का पश्चिमी सिंहभूम का नाम आता है। ठीक है, देखिए यहाँ पर भारत का 3 राज्य का 6 जिला आता है, उसमें से कौन सा राज्य है और उसमें कौन सा जिला आता है, इसको भी देखना बहुत जरूरी है। देखिए यहाँ पर देखा जाए तो सर्वाधिक जो है प्रभावित कौन है, छत्तीसगढ़ है। छत्तीसगढ़ का 4 जिला आता है इसमें। ठीक है, बीजापुर, कांकेर, उसके बाद नारायणपुर और सुकमा, ये जो है छत्तीसगढ़ का यहाँ पे 4 जिला है। तो अब 2 और कौन कौन हो गया, एक महाराष्ट्र का है गढ़चिरौली। ठीक है, गढ़चिरौली जो है ये महाराष्ट्र का एक है, और एक झारखंड का हो गया, एक झारखंड का हो गया पश्चिमी सिंहभूम, महाराष्ट्र का हो गया गढ़चिरौली 2 हो गया, और छत्तीसगढ़ का 4 जिला हो गया। इस तरह से पूरा भारत में मात्र 6 ही जिले हैं जो नक्सल प्रभावित हैं सर्वाधिक, याद रखिएगा। ठीक है, और ये 6 जिले 3 राज्य में हैं जिसमें हमारा राज्य का भी नाम आता है। अब यहाँ पर कुछ और एडिशनल बात देख लेते हैं, इसी रिपोर्ट से संबंधित है। देश में नक्सल प्रभावित जिला जो है वो कितना है, तो टोटल जो है नक्सल प्रभावित जिला है 38, सर्वाधिक नहीं, नक्सल प्रभावित जिला पूरा देखा जाए देश में कितना है, तो 38 है। उसमें घट करके अभी कितना रह गया है, तो 18 रह गया है। मतलब नक्सल प्रभावित जो जिला है वो अगर देखा जाए तो अभी रिपोर्ट जो आया है उसमें पहले कितना था, उसके पहले तो 38 था, लेकिन घट करके कितना रह गया, 18। ये केवल नक्सल प्रभावित जिला का बात कर रहे हैं, लेकिन सर्वाधिक नक्सल प्रभावित जिला जो है इस रिपोर्ट के पहले कितना था, 12 था, लेकिन घट कर कितना रह गया है, तो 6। अभी जो हम 6 का बारे में आपको बताए हैं। ठीक है, इसके पहले 12 हुआ करता था। ठीक है, सर्वाधिक नक्सल प्रभावित जिला, लेकिन अब रह गया कितना, 6। तो याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट रहेगा। गृह मंत्रालय का एक लक्ष्य है कि यहाँ पर जो 31 मार्च 2026 तक नक्सलवाद को यहाँ से पूरी तरीक़ा से समाप्त करने का लक्ष्य रखा है। ठीक है, तो गृह मंत्रालय का लक्ष्य भी याद रखिएगा, क्योंकि झारखंड में आए दिन नक्सली का बहुत ज़्यादा हमला और घटना देखने को मिलता है, तो यहाँ से क्वेश्चन पूछ सकता है। ठीक है, और नक्सलियों के अगेंस्ट में बहुत सारा ऑपरेशन झारखंड में चलाया जाता है, इसीलिए ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट बनता है। गृह मंत्रालय का कब तक का लक्ष्य है कि नक्सल मुक्त करने का, तो याद रखेंगे 31 मार्च 2026 तक ये नक्सलवाद से मुक्त करने का लक्ष्य रखा है गृह मंत्रालय, याद रखना है। ठीक है,
देखिए यहाँ पे सर्वाधिक जो प्रभावित जो जिला है उसको 30 करोड़ रुपया वित्तीय सहायता दिया जाएगा, और जो चिंताजनक जिले हैं उसको 10 करोड़ रुपया का वित्तीय सहायता मुहैया कराया जाएगा। ठीक है, जिससे कि उस एरिया में, उस क्षेत्र में सड़क, परिवहन, बिजली, पानी, ये सब का जो मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध कराया जा सके। ठीक है, हम तो यही कहते हैं कि नक्सल को खत्म करने से अच्छा है नक्सलवाद को खत्म करना, जो नक्सल विचार को ख़त्म करना। ठीक है, क्योंकि जैसे कोई भी व्यक्ति नक्सली बनता है तो उसका कुछ मजबूरी होता है, उस मजबूरी और उस समस्या को अगर हम खत्म कर देते हैं तो नक्सलवाद खुद खत्म हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि कहीं ना कहीं ये समाज से कुचले दबे कुचले लोग रहते हैं, प्रशासन शासन से दबे कुचले लोग होते हैं जो हथियार उठा लेते हैं और वही नक्सली बनते हैं। अगर उनकी समस्या समाप्त कर दिया जाए तो नक्सली ऐसा ही समाप्त हो जाएंगे। ठीक है, तो समस्या समाप्त कीजिए, खुद ब खुद नक्सली समाप्त हो जाएंगे। ठीक है, आप लोग भी अपना विचार दीजिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में आई एक सर्वे के अनुसार प्राइमरी में नामांकन कराने वाले बच्चे 10+2 तक पहुंचने के बाद कितना प्रतिशत रह जाते हैं। ठीक है, मतलब प्राइमरी में तो पूरा 100% नामांकन करवाते हैं, लेकिन 10+2 तक जाते जाते इसकी संख्या कितना रह जाती है, तो याद रखेंगे ऑप्शन नंबर डी, मतलब यहाँ पर 62% ही 10+2 तक जाते जाते बचते हैं। मतलब 100 बच्चा का नामांकन होता है तो 10+2 तक पहुँचते पहुँचते कितना हो जाते हैं, ये 62 हो जाते हैं, 100 में 62 रह जाते हैं। ठीक है, मतलब कि ये 100 शुरुआत में एडमिशन कराते हैं, लगता है कि मिड डे मील योजना जो चलता है उसमें अंडा भात दूध खाने के लिए और खिचड़ी खाने के लिए एडमिशन करवाते हैं। अब पूरा जो है वो आजकल कहाँ तक मिलता है, तो ये तो लगभग हमको लगता है 8 तक मिलता है, 8 या 9 10 तक तो मिलने लगा है। तो कुल मिलाकर जब तक मिलता है खिचड़ी, जब तक मिलता है अंडा और जब तक मिलता है दूध, तब तक जो है पूरा तरीका से लोग पढ़ता है। और 10+2 में नहीं मिलता है तो वहाँ जाकर इसकी संख्या जो है कम हो जाती है। ठीक है, वैसे भी मिड डे मील योजना का उद्देश्य था कि स्कूलों में नामांकन को 100% तक करना, बच्चा पढ़े चाहे नहीं, खाने के बहाने जरूर पहुँचे। ठीक है, तो वही है 62% जो है अभी यहाँ पर उपस्थिति रह रहा है। 10+2 तक आते आते बच्चों को संख्या यहाँ बच रहा है। ठीक है, तो इसको बढ़ाने की ज़रूरत है, नहीं तो उस जो शिक्षा होता है उसमें जाकर बच्चों की संख्या बहुत कम हो जाएगा। ठीक है, तो देखिए हाल ही में आया एक रिपोर्ट के अनुसार देखा जाए तो झारखंड में प्राइमरी क्लास जो होता है उसमें नामांकन कराने वाला बच्चों को देखा जाए तो जब वो 10+2 तक पहुंचते हैं तो उनका जाकर संख्या मात्र बच करके 62% तक ही रह जाता है। तो ये एक चिंता की बात है। इसका मतलब है कि प्राइमरी स्टेज तक बच्चा यहाँ के पढ़ते हैं और उस शिक्षा के लिए जैसे जाना होता है बस वो पढ़ाई छोड़ देते हैं। तो ये कहीं ना कहीं ड्रॉबैक है, इसके बारे में सरकार को सोचना होगा और उसके बाद एक स्टेप लेना होगा जिससे कि ये शिक्षा, उस शिक्षा का स्तर को बढ़ाया जा सके। ठीक है, देखिए ये जो दर देखा जाए, ये 10+2 तक जो दर है वो राष्ट्रीय स्तर पर औसतन देखा जाए तो 71.5% है, जहां पर हमारे यहाँ 62% ही 10+2 में रुकते हैं। राष्ट्रीय स्तर पर 10+2 जो है उसमें 71.5% रुकते हैं। इसका मतलब राष्ट्रीय औसत सही है हमारे राज्य से, इसको और बढ़ाने की ज़रूरत है। कभी भी ना राष्ट्रीय औसत से बढ़ाकर रखना चाहिए अपना औसत। इससे क्या होता है कि एक अच्छा पहचान बना रहता है कि चलो राष्ट्रीय औसत से तो अच्छा है स्थिति, लेकिन नहीं, राष्ट्रीय स्तर से हमारा स्थिति अभी बहुत ख़राब है, मतलब 10% लगभग हम पीछे हैं। तो ये ठीक स्थिति नहीं है। देखिए झारखंड का साक्षरता दर का बात किया जाए, क्योंकि यहाँ पर लिटरेसी रेट का बात आया, तो साक्षरता दर देखिए झारखंड का कितना है, तो ये यहाँ पे 66.4% है। ये साक्षरता दर 2011 जनगणना के अनुसार हम आपको बता दे रहे हैं, क्योंकि इसके बाद जो है रिपोर्ट नहीं आया है। तो यहाँ पर आपसे यही पूछा जाएगा झारखंड का साक्षरता दर कितना है, तो ये 66.4%, 66.4% है। इसमें से अगर देखा जाए साक्षरता दर की दृष्टि से पूरा देश में इसका स्थान कितना है, इसका स्थान कितना है, 32वां है। बिहार इससे केवल एक पीछे है, बाकी जो है सब राज्य झारखंड से शिक्षा में आगे है। ठीक है, पुरुष साक्षरता में देखा जाए तो पुरुष साक्षरता कितना है, तो 76.84% है। ठीक है, पुरुष साक्षरता दर ये भी पूछा जाता है। और महिला साक्षरता दर जो है वो 55.42% है, ये भी याद रखेंगे। देखिए झारखंड जो है ग्रामीण एरिया में निवास करता है, तो आपसे कभी भी पूछ सकता है कि ग्रामीण साक्षरता दर कितना है, तो 61.1% मतलब 61.1% है। आप 61% याद रख सकते हैं। ठीक है,
और नगरीय साक्षरता दर कितना है, तो ये याद रखना है 82.4% है। ठीक है, 82.4% नगरीय साक्षरता दर है। अगर आपसे ये पूछा जाए कि सर्वाधिक जो है साक्षरता दर किस जिला में है, तो सर्वाधिक साक्षरता दर जो है वो रांची का है 76.07%। आप 76% याद रख सकते हैं। पुरुष भी साक्षरता दर सबसे ज़्यादा कहाँ पर है, रांची में, और महिला साक्षरता दर भी सबसे ज़्यादा कहाँ पे है, रांची में ही है। ठीक है, और इसके बाद जो है सबसे कम साक्षरता दर, ये पूछा भी गया है और पूछा भी जाएगा, सबसे कम साक्षरता दर कहाँ पर है, तो ये पाकुड़ में है। ठीक है, संथाल परगना का एक जिला है पाकुड़, यहाँ पर जो है 48.82% इसका साक्षरता दर है। महिलाओं का भी सबसे कम साक्षरता दर जो है पूरा झारखंड में पाकुड़ का ही है, और पुरुष में भी सबसे कम साक्षरता दर पाकुड़ का ही है, तो इसको भी याद रखिएगा। ठीक है, एक और यहाँ पे साक्षरता से संबंधित करंट अफेयर है, साथ में देख लेते हैं। देखिए, झारखंड में सभी जो प्राथमिक, माध्यमिक और उसके बाद उच्च विद्यालय हैं उसमें जनजातीय भाषा का पढ़ाई होगा, और इसका शुरुआत जो है अब यहाँ पर होगा झारखंड में। ठीक है, मतलब जनजातीय भाषा का पढ़ाई जो है वो प्राथमिक स्तर पर, माध्यमिक स्तर पर और उच्च स्तर पर होगा। तो ये याद रखना है। झारखंड के वर्तमान शिक्षा मंत्री कौन है, तो रामदास सोरेन है, याद रखेंगे, रामदास सोरेन है, ये जेएमएम से आते हैं, याद रखिएगा। ठीक है, तो ये रामदास सोरेन शिक्षा मंत्री वर्तमान में है। तो ये जितना भी बात बताए वो आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण होगा, इसको थोड़ा सा अच्छे से ध्यान में रखिएगा। ठीक है, अगर इस चैनल से नहीं जुड़े होंगे तो जुड़ जाइएगा। यूट्यूब पर लिखिएगा इजी फॉर स्टडी, इस तरह का लोगो आएगा, आप इससे जुड़ जाइएगा। इसमें सामान्य अध्ययन और करंट अफेयर यहाँ पे पूरा पढ़ाया जा रहा है, बहुत सारा वीडियो दिया हुआ है, एक बार जाकर जरूर देखिएगा। थोड़ा सा इसको भी आप लोग सपोर्ट कीजिएगा, क्योंकि यहाँ पर हम सामान्य अध्ययन का पूरा दंगल लाने वाले हैं। ठीक है, बाकी इसको जुड़िएगा, यहाँ नीचे डिस्क्रिप्शन में इसका भी लिंक दिया हुआ है, और बहुत सारा लिंक आपका काम का नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में जारी स्वच्छ सर्वेक्षण रिपोर्ट 2024 में झारखंड का सबसे स्वच्छ शहर कौन सा रहा है, तो झारखंड का सबसे स्वच्छ शहर सी नंबर रहा है जमशेदपुर। झारखंड का सबसे स्वच्छ शहर जमशेदपुर रहा है, और ये झारखंड का सबसे बड़ा शहर भी है, याद रखेंगे। ठीक है, यहाँ पे कुछ एडिशनल बात देख लेते हैं जहाँ से अच्छा क्वेश्चन पूछ सकता है। देखिए, हाल ही में रिपोर्ट जो जारी किया गया है स्वच्छ सर्वेक्षण 2024, इसमें झारखंड का सबसे स्वच्छ शहर जो है वो जमशेदपुर रहा है, याद रखेंगे। अब भारत का सबसे स्वच्छ शहर जो है वो इंदौर रहा है। लगातार कितनावीं बार रहा है आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा। भारत का सबसे स्वच्छ शहर इंदौर जो है वो कितनावें बार रहा है। देखिए, यहाँ पे स्वच्छ सर्वेक्षण ऑनलाइन सिटीजन फीडबैक जो देने के मामले में पहला स्थान रखा है कौन, तो धनबाद। मतलब सबसे ज़्यादा फीडबैक जो है वो किसका दिया गया था, तो धनबाद का दिया गया था। लेकिन धनबाद सबसे स्वच्छ शहर नहीं रहा, झारखंड का कौन रहा है, जमशेदपुर। तो ये याद रखिएगा। आपसे पूछा जाएगा कि स्वच्छ सर्वेक्षण जो ऑनलाइन सिटीजन फीडबैक देने के मामले में पहला स्थान कौन रहा था, तो धनबाद। लेकिन सबसे स्वच्छ कौन रहा था, तो जमशेदपुर, याद रखेंगे। धनबाद को पहले क्या कहा जाता था, मानभूम। ठीक है, मानभूम कहा जाता था, क्योंकि मानभूम 1833 में जिला बना था। ठीक है, पंचायत जो राज्य हुआ करता था इसी क्षेत्र में हुआ करता था। ठीक है, बाद में ये मानभूम जो है वो धनबाद बना, धनबाद। ठीक है, धनबाद कब बना, तो ये 1956 में बना। तो ये याद रखिएगा। यहाँ पर जो है भटिंडा मुनिडी जलप्रपात आपको देखने को मिलेगा, डिगवा डी स्टेडियम देखने को मिलेगा धनबाद में। ठीक है, ISM धनबाद जो अभी एकमात्र IIT संस्थान झारखंड का है। ठीक है, इंडियन स्कूल ऑफ माइंस धनबाद 1926 में ये बना था। और एक है BIT यहाँ पर सिंदरी। ठीक है, इसका जो BIT सिंदरी है वो कब बना था, तो ये 1949 में बना था, सरकारी इंजीनियरिंग कॉलेज है, ये याद रखेंगे। ठीक है, यहाँ से भी क्वेश्चन पूछा जाएगा। फिर उसके बाद जो है और बहुत सारा यहाँ पे इम्पॉर्टेंट आपका रहेगा, आप ही लोग बहुत कुछ बताइएगा कमेंट बॉक्स में। हरी पहाड़ी कहाँ पर है, तो ये आपको धनबाद में देखने को मिलेगा। ठीक है, बाकी जमशेदपुर जो है वो पूर्वी सिंहभूम का एक शहर है, याद रखेंगे। पूर्वी सिंहभूम कब बना था आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा। ठीक है, तो ये सब एडिशनल बात बताते हैं, वो कैसा लगता है एक फीडबैक जरूर दीजिएगा। वीडियो को एक लाइक कर दीजिएगा, हम इसी से समझ जाएंगे कि आपको कंटेंट समझ में आ रहा है, समझाने का तरीका समझ आ रहा है, सब कुछ हम इससे समझ जाते हैं। ठीक है, इसीलिए आप लोग एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। जो चैनल से नहीं जुड़े होंगे
सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि झारखंड पुलिस, उत्पाद पुलिस, फील्ड वर्कर सब का क्लास यहाँ पूरी तरीक़ा से चलने वाला है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 1 अप्रैल को कौन सा पर्व मनाया गया? तो 1 अप्रैल को कौन सा पर्व मनाया गया? तो बी नंबर ऑप्शन होगा सरहुल। 1 अप्रैल को सरहुल मनाया गया। ठीक है, तो ये याद रखिएगा, अच्छा यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाएगा। प्रकृति पर्व जो है वो सरहुल मनाया गया, फूलों का त्यौहार कहते हैं, जनजातियों का सबसे बड़ा त्यौहार है। ठीक है, एक और कुछ एडिशनल यहाँ पर बात देख लेते हैं। देखिए ये जो है 31 मार्च को, ठीक है, 31 मार्च को यहाँ पे ईद मनाया गया। ठीक है, 31 मार्च 2025 को ईद मनाया गया। और रामनवमी कब है? तो ये 6 अप्रैल को है। ठीक है, तो ये लगातार सबसे बड़ा पर्व जो है वो यहाँ पर है। इस्लाम धर्म में यहाँ पर जो है ईद था। ठीक है, और इसके बाद जो है हमारे जनजातियों के लिए ये सरहुल जो सबसे बड़ा पर्व था वो 1 अप्रैल को यहाँ पे मनाया गया। ठीक है, और 6 अप्रैल को ये हिंदुओं के लिए जो है रामनवमी है। ठीक है, तो इस तरह से ये बड़ा पर्व जो मनाया जाएगा, इसके बाद कोई पर्व अब नहीं होगा बहुत दिनों तक। ठीक है, सोहराय तो ये जानवर से संबंधित है। ठीक है, जानवरों मवेशियों से संबंधित पर्व है सोहराय, तो याद रखिएगा। देखिए 1 अप्रैल 2025 को जनजातियों का सबसे बड़ा त्यौहार जो है सरहुल मनाया गया और 31 मार्च 2025 को ईद मनाया गया। ठीक है, तो याद रखेंगे झारखंड सरकार जो है सरहुल को देखते हुए यहाँ पे 2 दिनों का राजकीय अवकाश घोषित किया था। तो ये भी कभी क्वेश्चन पूछ सकता है कि झारखंड सरकार जो है सरहुल को लेकर कितना दिनों का अवकाश घोषित किया था? तो 2 दिनों का अवकाश घोषित किया था। ठीक है, तो अब यहाँ पर बात आया सरहुल का। तो सरहुल से संबंधित जितना भी इम्पॉर्टेंट फैक्ट हो सकता है, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट पर्व है झारखंड का, यहाँ से हर परीक्षा में एक क्वेश्चन पूछा जाता है, तो इसको हम पूरा विस्तार से देख लेते हैं। देखिए यहाँ पर जो प्रकृति पर्व है ये सरहुल जो है वो कब मनाया जाता है, इसको फूलों का त्यौहार क्यों कहते हैं, सबसे पहले हम इसको जानने का प्रयास करते हैं। देखिए ये जो है सबसे पहले हम आपको ये बता देते हैं कि सुबह जो क्लास आता है इसको आप लोग जरूर देखिएगा, करंट अफेयर झारखंड। ठीक है, और झारखंड करंट के साथ जीके जीएस का सुपड़ा साफ पूरा तरीका से सुबह सुबह किया जाता है। 5:30 बजे से लेकर के 6 बजे के बीच में ये वीडियो आता है प्रत्येक दिन, तो इसको जरूर देखिएगा। ठीक है, और ये जो आप देखेंगे तो आपका सब एग्जाम में काम देगा। जेपीएससी करेंगे या तो आप झारखंड पुलिस, उत्पाद पुलिस, फील्ड वर्कर, कोई भी एग्जाम, झारखंड दरोगा, किसी का भी तैयारी करेंगे तो यहाँ से बहुत अच्छा क्वेश्चन देखने को मिलेगा। तो देखिए सरहुल पर्व क्यों मनाया जाता है इसके बारे में पहले हम समझते हैं। देखिए सबसे पहले जो है इसको फूलों का त्यौहार क्यों कहते हैं इसके बारे में हम यहाँ जानने का प्रयास करते हैं। देखिए यहाँ पे हर वर्ष बसंत ऋतु पर पेड़ में कोमल पत्ते और फूल खिलने लगते हैं। आम के पेड़ पर मंजर, साल के पेड़ पर सरई फूल, महुआ के पेड़ पर फूल खिलते हैं। उसी समय पूरा वातावरण सुगंधित हो जाता है, तभी उसके बीच खूबसूरत प्रकृति त्यौहार सरहुल मनाया जाता है। तो इसीलिए फूल की प्रधानता होता है, क्योंकि यहाँ पे महुआ का फूल का भी बात कहा गया है, फिर साल के वृक्ष में जो सरई फूल लगता है उसका बात कहा गया है। आम के फूल मतलब आम के पेड़ पर भी मंजर लगता है, वो भी एक प्रकार से फूल होता है, इसीलिए इसको फूलों का त्यौहार कहते हैं। इस समय आपको पलाश का भी फूल आपको देखने को मिलेगा। तो पूरा जंगल जो होता है वो फूलों से सुगंधित होता है और देखने में भी खूबसूरत लगता है। इसीलिए इस त्यौहार को प्रकृति से जोड़कर देखा जाता है, क्योंकि प्रकृति की खूबसूरती इस त्यौहार में दिखता है। यह त्यौहार जो है प्रकृति से संबंधित है और जनजातियों का यह सबसे बड़ा त्यौहार है। याद रखेंगे, यह जनजातियों का सबसे बड़ा त्यौहार है और इस त्यौहार में साल वृक्ष का विशेष महत्व होता है। साल वृक्ष का विशेष महत्व होता है। अब यहाँ पर साल वृक्ष का विशेष महत्व क्यों होता है? तो देखिए आदिवासी ऐसा मानते हैं कि साल वृक्ष में उनके जो प्रमुख देवता हैं सिंगबोगा निवास करते हैं, इसीलिए इसका विशेष महत्व होता है, याद रखना है। देखिए यह फूलों का त्यौहार भी होता है, याद रखना है, हम पहले ही बता दिए फूलों का त्यौहार इसको क्यों कहते हैं। बसंत के मौसम में मनाया जाता है। ठीक है, इस समय जंगल का खूबसूरती भी आपको अलग टाइप का देखने को मिलेगा, क्योंकि फूल के साथ साथ कोमल कोमल पत्तियां भी पेड़ों में देखने को मिलेगा। ठीक है, अब यहाँ पर आगे बात करते हैं। यह समय जो होता है साल के वृक्ष में नए नए फूल खिलते हैं, वही सरई फूल, और इसी को महिला लोग अपने खोपा में लगा करके और नृत्य करती है। खूबसूरती का नज़ारा देखने को यहाँ पे मिलता है।
देखिए ये सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होगा, इसको ज़रूर याद रखिएगा, इसीलिए यहाँ पर रेड से हम इसको डिनोट कर दिए हैं। यह पर्व जो है चैत माह के शुक्ल पक्ष तृतीया को मनाया जाता है। ये याद रखिएगा, एग्जाम में जब आप देंगे तो यहाँ से क्वेश्चन देखने को मिलेगा। यह पर्व जो होता है वो चैत माह के शुक्ल पक्ष तृतीया को मनाया जाता है। ठीक है, अब जो है विभिन्न जनजातियों के द्वारा इसको अलग अलग नाम से जाना जाता है। सरहुल को अलग अलग नाम से जाना जाता है, तो कौन सी जनजाति किस नाम से सरहुल को जानती हैं, यहाँ पर जानना जरूरी है, यहाँ से भी बात करना जरूरी है। देखिए, संथाल जनजाति जो झारखंड की सबसे बड़ी जनजाति है, पूरा जनजातियों में 34% आबादी जो है झारखंड में संथालों का है, और संथाल परगना में इनका सबसे ज़्यादा निवास स्थान है। तो ये संथाल जनजाति जो है वो बाहा परब बोलती हैं, मतलब सरहुल को बाहा परब के नाम से जानती हैं। ठीक है, उरांव जनजाति वो झारखंड की दूसरी सबसे बड़ी जनजाति है, सेकेंड लार्जेस्ट जो है ये जनजाति कौन है, तो याद रखेंगे उरांव है। ये खद्दी बोलते हैं। ठीक है, सरहुल को खद्दी बोलते हैं। खड़िया जनजाति ये झारखंड की 5वीं सबसे बड़ी जनजाति है। ठीक है, 5th नंबर की जनजाति है, और ये खड़िया जनजाति जो है वो जकोर बोलते हैं। ठीक है, खड़िया जनजाति के लोग सरहुल को जकोर बोलते हैं। ठीक है, और एक इम्पॉर्टेंट है जो सदान लोग है। ठीक है, सदान लोग जो है सरहुल बोलते हैं। हालांकि जो है अभी सभी लोग जो है इस पर्व को सरहुल के नाम से ही ज़्यादातर जानते हैं। ठीक है, मतलब विश्वव्यापी नाम जो जाना जाता है वो सरहुल ही जाना जाता है। एक प्रकार से सभी जनजाति अभी के समय में सरहुल ही बोलते हैं, लेकिन सभी जनजातियों में अपना अपना परंपरा है, अपना अपना जो भाषा है उसमें अलग अलग नामों से जानते हैं। तो ये हम बताने का प्रयास किए, इसको थोड़ा सा ध्यान में रखिएगा। अब जो ये सरहुल पर्व होता है वो सरहुल पर्व चलता है 4 दिनों तक। ठीक है, 4 दिनों तक चलता है, तो कौन सा दिन क्या होता है इसको भी जानना बहुत जरूरी है। ठीक है, देखिए पहला दिन क्या होता है, तो पहला दिन जो मछली के अभिषेक किए हुए जल को घर में छिड़का जाता है। ठीक है, तो ये पहला दिन का काम होता है, मछली का जो जल होता है उससे घरों में छिड़काव किया जाता है, अभिषेक किया जाता है, तो ये पहला दिन होता है। इसके बाद दूसरा दिन क्या होता है, उपवास रखा जाता है। ठीक है, गांव का जो पुजारी होता है जिसको हम पाहन बोलते हैं, पाहन का विशेष महत्व होता है सरहुल पर्व में। तो पाहन जो पुजारी होता है वो गांव के हर घर के छत पर सरहुल का फूल को रखवाता है या रखता है। ठीक है, तो इसको याद रखेंगे, ये दूसरा दिन किया जाता है। तीसरा दिन और बहुत इंपॉर्टेंट होता है पाहन, वही जो पुजारी होते हैं। ठीक है, और ये पूजा करवाते हैं वही पाहन। पाहन के द्वारा जो होता है सरना स्थल में, सरना स्थल मतलब पूजा वाला स्थल, जहाँ पर पूजा किया जाता है उसको सरना स्थल बोला जाता है। वहाँ पे जो है वो सरई के फूलों की पूजा की जाती है। सरई का फूल मतलब कि सखुआ का फूल, साल का फूल। ठीक है, तो साल का फूल को यहाँ पे पूजा किया जाता है, तथा पाहन उपवास रखता है। इसी दिन जो है मुर्गी की बलि दी जाती है, मतलब मुर्गे का यहाँ पे बलि दिया जाता है। ठीक है, उसके बाद चावल के साथ जो बलि दिया गया यहाँ पे मुर्गा है उसका मांस को मिला करके एक सुंडी नामक खिचड़ी तैयार किया जाता है। ये पूछा भी जाता है एग्जाम देंगे तो। ठीक है, सुंडी नामक यहाँ पे खिचड़ी बनाया जाता है और उसको प्रसाद के रूप में वितरित किया जाता है। तो याद रखिएगा, तीसरा दिन जो है वो यहाँ पे सरना स्थल में सरई फूल का पूजा किया जाता है, पाहन उपवास रखता है, और मुर्गा का जो बलि यहाँ दिया जाता है उसको चावल के साथ मिलाकर सुंडी नाम का एक खिचड़ी यहाँ पे प्रसाद बनाया जाता है, उसी का यहाँ पे वितरण किया जाता है। और चौथा दिन क्या होता है कि गिड़िवा नामक जो स्थान होता है वहाँ पे सरहुल फूल का विसर्जन किया जाता है। तो इस तरह से जो है यहाँ पर देखा जाए तो 4 दिन जो चलने वाला यह त्यौहार होता है उसका इस तरह से समापन यहाँ पे होता है। अब जो चौथा दिन जो विशेष महत्व क्या रखा जाता है कि जब ये सरहुल फूल का विसर्जन किया जाता है तो यहाँ पे 3 घड़ा का पात्र रखा जाता है। ठीक है, एक परंपरा के आधार पर देखा जाए तो इस पर्व में गांव का पुजारी जो होता है वही पाहन, वो घड़ा मतलब 3 मिट्टी का पात्र यहाँ पे रखता है। ठीक है, और 3 मिट्टी का पात्र में पानी पूरा भर दिया जाता है लबलबा कर। ठीक है, ये पानी भर दिया जाता है और उसके बाद अगले दिन देखा जाता है कि इस मिट्टी का जो पात्र में अगर पानी सूख जाता है, पूरा सूख जाता है,
तो इससे ये समझा जाता है कि अकाल होगा। मतलब पूरा ये तीनों जो घड़ा है उसमें पानी जो है पूरा सूख जाता है, मतलब पानी नहीं रहता है, तब इस कंडीशन में अकाल की भविष्यवाणी किया जाता है। या तो पानी कम भी हो जाएगा, तो कम पानी होने से मतलब हुआ कि बरसात कम होगा और अकाल भी हो सकता है, ठीक है। और अगर पानी एकदम जैसा का तैसा ही रह गया तो ऐसा समझा जाता है कि बारिश अच्छा होगा और इससे फसल भी अच्छा होगा। उसके बाद पूरा लोग खुशियां मनाते हैं, ठीक है। तो इस तरह से यहाँ पे भविष्यवाणी किया जाता है, तो इसको थोड़ा ध्यान में रखेंगे। बाकी जो है बाद में देखा जाए तो यहाँ पे जो पूजा स्थल होता है उसमें ग्रामीण क्षेत्र में जो एरिया होता है वहाँ पे सरना स्थल को, जो पूजा स्थल होता है उसको घेरा जाता है। तो इस तरह का पूरा 4 दिनों का यह त्यौहार चलता है और जनजाति लोग इसे पूरा धूमधाम से मनाते हैं। यह एक प्रकार से निस्वार्थ भाव से प्रकृति का पूजा है, ठीक है, जो जनजातियों के द्वारा बड़ी धूमधाम से किया जाता है। तो ये जितना भी इम्पोर्टेंट बात हो सकता था सरहुल पूजा से, सरहुल पर्व से हम यहाँ पे बताने का प्रयास किए। अगर आप इस सीरीज से नहीं जुड़े होंगे तो जुड़ जाइएगा। झारखंड करंट अफेयर और करंट अफेयर के साथ जीके जीएस का सुपड़ा साफ, ये सुबह आता है, इससे जरूर जुड़िएगा। बाकी वीडियो अच्छा लगे तो एक लाइक जरूर कर दीजिएगा। चैनल सब्सक्राइब नहीं किए होंगे तो कर लीजिएगा, क्योंकि झारखंड पुलिस, उत्पाद पुलिस, फील्ड वर्कर, जेपीएससी, झारखंड दरोगा, सब के लिए यहाँ क्लास पूरा यूट्यूब पर हम चलाने वाले हैं। तो आप लोग जुड़ जाइएगा, बहुत आपको यहाँ पे बेनिफिट मिलने वाला है। और ज़रूरतमंद दोस्तों को थोड़ा शेयर कर दीजिएगा। तो चलिए फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।